बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महविश हबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। खूबसूरत दिन के लिए बेहतर ये है कि आप अपने पूरे दिन को एक स्केड्यूल के तौर पे प्लान करें, एक विजन के तहत लेकर चलें। ज़िंदगी में आसानियाँ आती रहेंगी। गोल्स और डेडिकेशंस को अचीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कंसिस्टेंसी होती है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद से काम करें और कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनती रहेगी। तो हमेशा दिन का आगाज़ इस उम्मीद और इस दुआ से करना चाहिए कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है। आज के टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। फैसलाबाद को हम एक शहर तस्वुर नहीं करते बल्कि इंडस्ट्रियल बैकबोन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के लोग ये बात करते हैं कि फैसलाबाद इकॉनमी की ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा करता है। हमने देखा है कि अक्सर अरसा दराज से ये बातें होती है कि फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अब फाइनली फैसलाबाद के ये शहरी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फैसलाबाद में डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। बेशुमार मसाइल अभी भी बाकी हैं, उन्हें हल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट अब यहाँ के लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। वो स्ट्रीट लाइट्स के इशू का मसला हो, वो सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के हवाले से इक़दाम हों, लेकिन कदरे बेहतरी आ रही है। और इसके साथ साथ आज फैसलाबाद के शहर के कौन कौन से मसाइल हैं जो कि तरजीही बुनियादों पे हल करने की ज़रूरत है, इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम का हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने दिन को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। कितनी सर्दी है, और वैसे भी विंटर जो है वो अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आ रहा होता है अगर आप एहतियात नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सोने का भाव किस तरह से चल रहा है, डॉलर जो है उसकी कीमत मुस्तहकम है या गैर मुस्तहकम है, इस पर भी जी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे झंग शहर के हवाले से। फैसलाबाद की एक अहम एक एरिया है या इलाका इसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। तो दिन का आगाज़ जो है वो मौसम को प्लान करके करना चाहिए। तो देखते हैं हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 2 हफ़्ते से तो फैसलाबाद में शदीद सर्दी दिखाई दे रही थी, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में ख़ासी कमी आई है। टेम्परेचर जो है वो भी कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 9 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम सुबह के औकात में और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। और ये जो जब मौसम ट्रांजिट कर रहा होता है, जब सर्दी जो है वो अचानक से कम हो रही होती है, तो हम देखते हैं कि हम एहतियात नहीं करते हैं, बेहतियाती बहुत ज़्यादा करते हैं, SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, तो इसके असरात हम हमारी सेहत पे होते हुए दिखाई देते हैं। तो ख़ास तौर पे विंटर में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि मौसम को अगर आपने इंजॉय करना है तो मौसम की शिद्दत से मौसम को टैकल करने के लिए ख़ासे इक़दाम करने होंगे। पहली बात ये कि घर से गैर ज़रूरी तौर पर निकला ना जाए, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया जाए, गर्म मलबूसात जो हैं वो पहने जाएँ। और इसके साथ साथ अगर हम सुबह के औकात में धुंध के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ से हमें धुंध कहीं नहीं दिखाई दे रही है, और सूरज की सुनहरी किरणों से दिन का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि बेहतर है। टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद एक अहम शहर है। हमने देखा है कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन का मामला हो, फैसलाबाद में तजावुज़ात का मसला हल करने के हवाले से बात हो, अक्सर हम ये बात करते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेट्रो का क्या प्लान है, इलेक्ट्रो बसेस जो हैं वो जितनी फैसलाबाद को मिली हैं कदरे कम है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक शहरी के ज़हन में आ रही होती हैं जब भी हम शहर की बेहतरी के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर उमर रांझा ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया सिटी 41 के रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। उमर रांझा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद के डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? आपने देखा होगा, आपने भी मुतअद्दिद बार रिपोर्ट किया होगा कि फैसलाबाद का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बेहतरी नज़र आ रही है। आप फील्ड में निकलते हैं तो आपको क्या तासुर मिलता है?
बिल्कुल महविश, काफ़ी ये पिछले तकरीबन कोई 2-3 माह से जो है ना वो कुदरत कह लें या इंतज़ामिया कह लें, हमारी मेहरबान हुई है फैसलाबाद पे कि जितने भी बड़े संगीन किस्म के मसाइल थे कि रात को स्ट्रीट लाइट्स का इशू था, वो नहीं चलती होती थी। तो अब आप देखेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% जो है ना वो शहर में लाइट्स जो है वो आपको नज़र आएंगी। उनको जो है वो चला दिया गया। और उसके साथ साथ रोड, वो जो एक पंजाबी में कहा जाता था कि रोड ऐसे बन चुके थे कि जैसे कब्रिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं आप, तो वो बहुत सारे बेहतर हो रहे हैं, जिनमें मतलब मेन शहरों के साथ साथ उससे की छोटी जो सड़कें हैं, बिलाशुबा उसमें अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, रोड्स हैं जिनको अभी भी ज़रूरत है कि उस पर नज़रसानी की जाए। मगर उसके साथ साथ देखें आप सरगोदा रोड पे जो है ना वो जितना भी रोड था टूटा हुआ, उसको उखाड़ के दोबारा बना दिया गया। उसके साथ लाइड हॉस्पिटल वाला रोड, जेल रोड, ये शेखुपुरा रोड, मतलब जितने भी मेन शाहराह थी उनको बेहतर किया जा रहा है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये देखने में आई है कि आप पहले देखते थे कि जिसने इस शहर फैसलाबाद को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाया है कि वो ये था कि रोड को उखाड़ा जाता था और 1 फुट 2 फुट ऊंचा कर दिया जाता था, जिससे शहरी इलाके आबादियाँ जो है वो डाउन होती जाती थी। और फिर इसी तरह देखते ही हम कितना ऊंचा इस शहर को मट्टी डाल के वो करते गए हैं। मगर अब इसमें खूबसूरत इस दफ़ा ये बात नज़र आई है कि आपने उस रोड को उखाड़ा है और उसी पे दोबारा लुक डाल के और उसको जो है ना वो उसकी तामीर की है। ये सबसे मज़े की बात है जो देखने में आई है कि आपने उस रोड को ऊंचा नहीं किया जिससे लोगों के घर जो है वो नीचे चले अक्सर जाए। ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है, हम देखते हैं कि रोड के अतराफ पे काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा होता है। एटलीस्ट अब ये इशू भी हमें कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इससे ये भी होगा क्योंकि अब देखिए, आप अगर रोड को ऊंचा करते जाएंगे तो वो साइड वाली रोड साइड ड्रेन जो है ना वो और नीचे चली जाएगी, वो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे पानी जमा होगा। तो इससे ये भी चीज़ जो है ना वो ख़त्म होगी कि आप मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं कि अगर आपने रोड को बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं किया, वहाँ पे उसको रोड को दुरुस्त किया है, ना कि सिर्फ ऊंचा किया गया है, तो इससे ये भी मसाइल जो है वो हल होंगे। और उसके साथ साथ लोगों की गाड़ियों का जो नुकसान होता था, मतलब अब ये देखें, ये पुल था जाल वाला पुल, वहाँ पे वो जॉइंट्स थे, वो लोगों के रिक्शे हों गाड़ियाँ हों उसके टायर्स को बहुत नुकसान पहुँचाते होते थे। लेकिन खैर वो अलग बहस है कि वो 2 माह के लिए बंद रहा, जो कि 1 माह से भी पहले हल होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त है, बिल्कुल। तो ये हुआ है कि अब काफ़ी बेहतर हो चुका है कि उसमें ना तो कोई ऐसा जंप वाला कंसेप्ट रहा है और ना ही जो लोगों की गाड़ियों का नुकसान होता था, टायरों का नुकसान होता था। बिल्कुल, जब डेवलपमेंट का काम का शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सारे रोड से एक दफ़ा ही आपने स्टार्ट कर दिए, शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें तरतीब में आ रही हैं तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो वाकई खुशी महसूस होती है कि एक बड़ा शहर है और इसे उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जितना ये डिज़र्व कर रहे हैं। अरसलान दुरानी, आप शहर की डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? हमने देखा कि अगर हम जामिया चिश्तिया चौक के हवाले से बात करें, कई साल हो गए थे, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार था, लेकिन अब फाइनली देर आए दुरुस्त आए, उस रोड पे भी हम काम होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश, आपने वक्त दिया। मेरे ख्याल से देर आए बिल्कुल दुरुस्त नहीं आए, इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब 2026 है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखता है और बाकी जो रोड्स हैं वो सारे जो दीगर महकमे वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये रहा है कि फंड्स होने के बावजूद लगाए नहीं गए। ये जो कमिश्नर आए हैं, इनकी पॉजिटिव चीज़ ये है, ये काम करना चाहते हैं, नज़र आता है। सिर्फ ये नहीं कि वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्यूटिफिकेशन हो, उस पर काम हो। एक तो पंजाब हुकूमत ख़ुद इसको इनिशिएट कर रही है कि वो पंजाब के शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है और फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, वेल एंड गुड। बट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हमने देखा वो काफ़ी पीछे थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें चेंज नज़र आया कि ये काफ़ी एक्टिव कमिश्नर हैं और मतलब इनका जो पूरे दिन का अगर हम अहवाल जाने तो उसमें ये इन चीज़ों को बड़ा बारीक बीनी से देख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि अब काम शुरू हुआ है, देर से शुरू हुआ है, लेकिन इसके जो फ़वाइद है वो काफ़ी अभी नज़र आना शुरू हो गए हैं। रोड्स को बेहतर किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स बेहतर हुई हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। कनाल एक्सप्रेस वे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि शहर
का इस्तकबाली रोड है, जिसने भी अगर मोटरवे से उतरना है और कनाल रोड इख्तियार करना है या फिर सरगोदा रोड से आना है, तो वो फिर शहर का तासुर ये जाता था कि ये शहर तो पता नहीं लावारसों का शहर है। अब उसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जा रहा है, वो अब चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई देता है रात के वक्त, जो कि बड़ा ही एक मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये तो हो गई शहर की ब्यूटिफिकेशन, शहर की। मैं ये चाहता हूँ या पंजाब हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए कि विदिन द डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न आते हैं, दूर दराज इलाकों में अभी भी वही सूरत हाल है, सफाई सुथराई का उस लेवल का बेहतर निज़ाम नहीं है जो फैसलाबाद शहर में। तो ये ज़रूरी है कि इक़दाम उठाए जाएँ। एक अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एक पॉजिटिव जो हमें इक़दाम होते दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ गुड, बट ऑन द अदर हैंड ये मज़ीद तेज़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब घर से बाहर निकलते हैं इकबाल स्टेडियम वाला, अगर हम रोड के हवाले से बात करें और इसी तरह से कैनाल रोड पे है, तो बर्की लाइट्स जो हैं वो इतना खूबसूरत एक एहसास हो रहा होता है कि वाकई लग रहा होता है कि अब ये शहर जो जो चीज़ें डिज़र्व कर रहा है वो इससे मिल रही हैं। आप गालिबन बाग जनाब वाले रोड की बात कर रही हैं, वो बहुत खूबसूरत अब रात के वक्त लग रहा होता है। पहले भी वो एक कदरे बेहतर रोड इसलिए था कि वहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पर भी आपको दरख्त नज़र आएंगे वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेगा। लेकिन उन्हीं दरख्तों को अगर जगमगा दिया जाए तो वो और भी खूबसूरत लगता है। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, PHA, जो भी इसके पीछे जो महकमे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कमिश्नर के ऑर्डर्स पे ही कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये किया गया है अच्छा। लेकिन ये देरपा होना चाहिए, ये नहीं कि हो और वो लाइटें भी चोरी हो जाएँ, जो कि तारीख़ का हिस्सा रही हैं फैसलाबाद में, कि जो डेकोरेशन के लिए लगाई गई लाइट्स है वो तक चोरी हो जाती है। बिल्कुल असलान, आपने देखा होगा कि अब्दुल्लापुर के पास जो आबशार है वो अरसा दराज से हमें बंद पड़ी हुई दिखाई दी थी। उसके बाद मरीम नवाज़ ने उसकी अपडेटेड पिक्चर जो है वो अपने एक्स पे शेयर की, जिसमें उसे भी फॉल किया गया। तो शहर के बेशुमार ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो कि नेगलिजेंस की वजह से हमें तबाह बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल गैर फाल थी, और उसमें जो लॉजिक दी जाती थी, रीज़न दी जाती थी महकमों की जानिब से, वो ये दी जाती थी कि जी मच्छरों की अफजाइश होती है, और ये वो जब निकासी होगी, पानी नहीं ठहरेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि मच्छरों की अफजाइश या इस तरह का कोई मामला हो सकता। और वैसे भी जब एक्सट्रीम कोल्ड होगी या फिर एक्सट्रीम हॉट होगा वेदर, तो तब तो मच्छरों की अफजाइश नहीं हो सकती ना, गर्म मौसम में या बहुत सर्द मौसम में। तो इसमें तो आप चलाएं ना, वो तब भी नहीं चल रही थी मौसम, मतलब बिल्कुल ही शहर बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई एक बहुत पुराना कस्बा है और वो शायद इस पंजाब का हिस्सा नहीं है, इस टेरिटरी का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन अब चेंज नज़र आया, पॉजिटिव चेंज नज़र आया, अच्छी बात है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि जो आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाने के लिए इक़दाम किए जाने, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बहुत हो गया, अब इनका जो इस गवर्नमेंट का जो हनीमून पीरियड था विच हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक सीरियस इनिशिएटिव्स। बिल्कुल, महंगाई की शरह को कम करने के लिए भी इक़दाम करने चाहिए, और इसके साथ साथ फैसलाबाद के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि अभी भी हल तलब हैं, जिनमें तजावुज़ात का मसला है, पार्किंग का मसला है। फर्दर इन इशूज़ पे भी बात करेंगे। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, और इसके साथ साथ अरसा दराज से फैसलाबाद में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई थी जो कि हमें फाइनली देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी ऐसे बेशुमार मसले हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमर डांचा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने देखा कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भारी चालान किए गए, जो कि एक अच्छी बात थी। हमने देखा कि ट्रैफिक जो है वो हमें थोड़ी सी नज़्म व ज़ब्त में नज़र आई। लेकिन दूसरी जानिब दूसरा पहलू ये भी है कि इस शहर में पार्किंग का निज़ाम उस तरह से बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए था। तो इस हवाले से क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? और जब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, माजी में जाते हैं, तो पता चलता है कि 10 से 15 साल हो गए हैं इस शहर को एक मुकम्मल पार्किंग प्लाजा ही नसीब नहीं हो रहा। देखिए महविश, बिल्कुल जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाया गया। यकीन करें, मेरी मतलब बहुत सारी निजी महफिल में इस चीज़ पे बात होती है तो लोग इस चीज़ से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोगों के घरों में खाने के लिए पैसे नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है तो वो हेलमेट कैसे ले। मैंने कहा ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं, ये नहीं बनता कि आप हेलमेट जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे या ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर देखें, जान है तो जहान है। अगर आपकी जान है तो आप रोटी या वो खाने के लिए के काबिल होंगे।
तो ये हरगिज़ लॉजिक जो है वो नहीं बनता। मगर जहाँ पर हम ट्रैफिक पुलिस को या अपनी प्यारी हुकूमत को डिफेंड करते हैं तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो भी होना चाहिए, जो कि इस सेंस में है कि अब देखें, इन्होंने आज से 1 साल पहले कहा कि जी घंटाघर के 8 बाज़ारों को जो है ना वो पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया जाएगा, जो है वो व्हीकल फ्री बनाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से महज अभी तक डेवलपमेंट सामने आई है कि महज ताजरों का कारोबार डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ। अब देखिए, अगर आप उसको पेडेस्ट्रियन के लिए बनाना चाह रहे हैं, व्हीकल फ्री बनाना चाह रहे हैं, तो जो व्हीकल है वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए ऑल्टरनेट तो दें। आपके पास एक प्लाजा चिन्योड़ बाज़ार के बाहर, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि उसकी हिफाजती दीवार तक मौजूद नहीं है, जहाँ से लंबे लंबे सरिये जो है वो निकले हुए हैं, जो कि बहुत बड़े किसी साने का स्वैप बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब देखें, ये सॉरी आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ मैं, कि अब इन्होंने ये मेन हॉल या इस तरह की चीज़ों पे फौरी कह दिया है, जितने भी कमिश्नर है अपने इलाकों में देखें, ये कर लें वो कर लें। तो आखिर ये हमें कीमती जाने ज़ाया करने के बाद ही क्यों ख्याल आता है? अब देखें, वहाँ पे अल्लाह ना करे कि कभी कोई हादसा हो, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो आप कभी देखें तो इतना ख़तरनाक वो चीज़ है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो सामने उसके बिल्कुल कोतवाली स्कूल है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, बच्चियाँ निकलती हैं, तो उसके साथ कॉलेज है बच्चियों का, तो किसी टाइम भी कोई हादसा जो है वो हो सकता है। बजाय इसके कि हादसे के बाद हम उस पर होश जो है वो उसके नाखुन लें, इससे पहले उस पर करना चाहिए। तो ये बात है कि अगर आप इसको व्हीकल फ्री बनाना चाह रहे हैं तो आप अपना पार्किंग प्लाजा जो है उसको कंप्लीट करें, ताकि देखिए, अब मैं जाता हूँ या कोई शहरी जाता है तो उसने जो गाड़ी लेके जानी है उसने कहीं तो खड़ी करनी है। अच्छा, उसका क्या होता है, वो फिर रोड के ऊपर खड़ी कर दी जाती हैं, जो कि गैर कानूनी पार्किंग की में आता है। अच्छा, वो अब वहाँ पर भी एक मज़े की बात है कि अगर व्हीकल जो है वो 8 बाज़ारों से बाहर निकाली गई तो वो उनके लिए जो पार्किंग माफिया उनके लिए ईद हो गई, क्योंकि उनके पास डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ है ये। उनके पास जब डिमांड बढ़ी, गाड़ियाँ ज़्यादा आई, उन्होंने मन मर्जी की कीमतें जो है वो वसूल करना शुरू कर दी। यहाँ तक भी सुनने में आया, लोग क्लेम करते, क्योंकि अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने फौरी मोबाइल निकाला और लिखा हुआ है पर्ची के ऊपर कि गाड़ी के 50 रुपये हैं, तो उसको 500 रुपया बनाया हुआ है। 50 के आगे जीरो ही डालना है ना, बिल्कुल एक जीरो डालने के साथ वो 500 बन चुका है कि अच्छा, वो फिर वो भी पर और के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर 1 घंटा खड़ी की है तो और पैसे, 2 की है तो और मतलब वो वहाँ पे तो फिर भाग दौड़ लगी ना, कि जिसका जितना हाथ पड़ता है वो उतना पैसे कमा रहा है। ये नहीं कोई मुख्तस किया गया कि 50 लेने हैं, 100 लेने हैं, 200 लेने हैं, वो फिर जिसका जितना दा लगा ना, पंजाबी में कहते, उसने जो है ना वो कम नहीं की। तो ये चीज़ है कि अगर आप इसको एक लॉ बनाते हैं कि इसको पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया जाए, इसकी खूबसूरती के लिए, रेनोवेशन के लिए काम किया जा रहा है, तो उसका ऑल्टरनेट आपको देना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप बाज़ारों को बंद कर दें, गाड़ियाँ जहाँ मर्जी जाएं, वो ताजरों की हैं या कस्टमर्स की हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, वो कारोबार के लिए वहाँ पे आए हैं, फ़र्क पड़ेगा, ओबियसली वो टैक्स पेयर है। अभी इसी टाइम के हवाले से बात करें, आप देखिए कि ये पीक टाइम है, आगे रमज़ान शुरू हो रहा है, फिर रमज़ान के बाद ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों ने आना है, तो मैं या आप उस जगह का रुख नहीं करते जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हो अभी, या जहाँ पर हमें पार्किंग का निज़ाम उस तरह से बेहतर ना मिले, फिर हम किसी और लोकेशन को प्रेफर करते हैं। यही तो चीज़ है। अब ताजर वो यही कह रहे हैं कि जब भी, अब देखें, ये सर्दियों का शादियों का सीज़न होता है, इन्होंने ये डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए कचहरी बाज़ार में या दूसरे बाज़ारों में, तो उन्होंने ताजरों ने यही कहा कि हमें टाइम दिया जाए। अब देखें, अब इन्होंने जो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से 3 माह का एक बाज़ार को टाइम दिया गया है, यानी कि 2 साल बाज़ारों में डेवलपमेंट का काम होता रहेगा। लेकिन उसके साथ देखें, अगर आप 3 माह एक बाज़ार में काम होता रहता है डेवलपमेंट का, तो वो 3 माह उसका कारोबार नहीं होगा। कोई भी बंदा फैमिली के साथ नहीं जाएगा जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वो दुकानदारी है, उनके किराए हैं, उनके जो लेबर है, उनके अखराजात हैं, उनके घर हैं, तो वो कहाँ से बेयर करेंगे? मतलब ये चीज़ है कि विदाउट प्लान जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, और अब देखें कि वहाँ पे कभी इन्होंने अब कचहरी बाज़ार में जो वो दरमियान में एक ग्रीन बेल्ट के लिए बनाया, पहले उसकी दीवार जो है वो ऊंची बना दी, अब उसको गिरा के दोबारा बना रहे हैं। मतलब कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब मुझे ये भी डर रहा है कि ये ना हो ये ग्रीन बेल्ट बना के जाएं और वासा आ जाए कि मैंने अभी पाइपलाइन बिछानी है। अभी कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने इस चीज़ पे एक्शन लिया और ये बड़े सख्ती से कहा कि किसी भी
डिवीज़न में कमिश्नर उसका ज़िम्मेदार होगा, डीसी उसका ज़िम्मेदार होगा कि अगर एक डेवलपमेंट का काम हो चुका है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, रोड बन चुका है या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो चुका है और उसको दोबारा दूसरा महकमा कोई PTCL वाला आ जाता है, वो उखाड़ देता है, कभी वासा वाले आ जाते हैं वो उखाड़ देते हैं कि मेरा एक पाइप रह गया। मैं कहता हूँ कि अभी आज रोड बनी है तो एक हफ्ते के बाद वहाँ से रोड उखड़ जाता है, तो पता चलता है जी वासा का एक पाइप रह गया तो उसने वो बिछाना है, वो सारी तहस नहस फेर देते हैं उस रोड को। अब देखें वो रोड कभी भी एक बैलेंस में नहीं आएगी जो इस एक दफ़ा बन चुकी है, उसको दोबारा उखाड़ के एक महज एक पाइप के लिए आप दोबारा उसको उखाड़ें और बनाया जाए। तो ये चीज़ है कि प्री प्लान्ड होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास स्केच होना चाहिए कि ये पहले डेवलपमेंट का काम जब आखिरी मराहल में दाखिल होगा तो उससे पहले पहले ये चीज़ें हमने करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही होगा, उसके साथ न सिर्फ शहरी जो हैं वो मुतासर होंगे बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टैक्स में बहुत बड़ा उनका हाथ होता है, और मुल्क कोई भी मुल्क हो वो टैक्स पे चलता है। तो जब आपका टैक्स पेयर जो है वो आपसे मुतमिन नहीं होगा तो फिर आपका जो है वो इस मुल्क को नहीं चला सकते। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बहुत संजीदगी से इनको जो है वो देखना चाहिए ताकि कारोबारी लोग और शहरी जो है वो इससे एक खुशाइन समझ के डेवलपमेंट को भी खुशाइन समझ के जो है वो काम कर सकें। बिल्कुल तरजीहात का अंदाज़ा होना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन नो डाउट फैसलाबाद के लिए बड़ी ज़रूरी थी। आर्ट बाज़ार जो हैं ये फैसलाबाद की पहचान है। फैसलाबाद में कोई भी यहाँ पर रुख करता है तो वो सबसे पहले घंटा घर लाजमी जाता है क्योंकि इस शहर की पहचान है, लेकिन साथ ही साथ तरजीहात का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अरसलान, आप ब्यूटिफिकेशन के इस अमल को किस तरह से देखते हैं? नो डाउट ज़रूरत तो है लेकिन प्रायोरिटीज़ सेटल्ड होने की ज़रूरत थी। पार्किंग प्लाजा पहले बन जाता, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन पे काम होता। इस हवाले से भी बेशुमार लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, अभी जो उमर ने पॉइंट उठाया वो बड़ा वैलिड था कि आप एक काम शुरू करें ना तो उसको पहले प्लान किया जाता है, फिर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे काम किया जाता है, उसको फिर प्लान माना जाता है कि हाँ हमने काम कर दिया, यही हमारा प्लान था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर वो जो उसके आउटकम्स है वो वैसे नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। अब ये जो अभी पॉइंट उठा रहा था रांझा कि वो जी होता ही है कि रोड बनता है, वासा को याद आता ओहो हो हमारा तो नीचे वो पाइपलाइन रहती है, अभी वो हमने डालनी है, PTCL के अपने तारें कई टूट जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ना ही तो अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना रहा है तो वो वासा को ऑन बोर्ड लेता है, ना ही वो PTCL को ऑन बोर्ड लेता है। मतलब जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है वो सिफर है, उनको पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ पर क्या करना है और दूसरे महकमे ने उधर क्या करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आपको प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं या आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, तो उससे पहले एक ग्रैंड मीटिंग हो जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स बैठें, वो अपने अपने उस पर्टिकुलर प्लेस के मुताबिक अपने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात रखें कि ये चीज़ें हैं, तो फिर जो वो काम हो ना वो एक दफ़ा इकट्ठे ही हो जाए। तो खर्चा तो अगर PHA ने किया, उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने खर्चा किया है, तो इसका मतलब है वासा ने भी खर्चा करना है उखाड़ के लगाने वाला, तो वो इकट्ठा कर लो। लेकिन ये कमाई के तरीके हैं इनके माजरत के साथ कि इन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें रखनी होती है कि ठीक है लग गया, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्टर फ़ायदा उठाएगा, फिर दोबारा महकमे जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन उस तरह से हमें नहीं नजर आती है। अगर आर्ट बाज़ारों के हवाले से भी बात करें, आपने देखा होगा, आप वहाँ पर गए भी होंगे, बिजनेस कम्युनिटी से आपने बात भी की होगी, वो यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमसे मशावरत नहीं की जाती, हमसे फीडबैक नहीं लिया जाता किसी भी प्रोजेक्ट के तहत, ताकि हम अपनी राय पेश कर सकें कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। देखें, वो जो लोग उधर बैठे हैं उनमें से जो मुतअद्दिद लोग हैं उनकी अपनी दुकानें हैं, वो कोई गवर्नमेंट की नहीं है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप उसमें फैसिलिटेट करना चाहते हैं लोगों को तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड हो और एक मजबूत प्लान हो। ये नहीं है कि बस ऐसे ही जाओ उखाड़ दो लगा दो, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये कचहरी बाज़ार का उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो ऐसे खोदा जैसे मेरे ख्याल से खंदक खोद रहे हैं, इधर वाले जो है वो शायद दूसरा बॉर्डर है, उधर वाला जो है वो बॉर्डर, और आपस में कहीं जंग होनी है और जंग में से गुजर के जाना है। या वो गद्दाफी स्टेडियम जब बन रहा था ना, उन्होंने खंदक खोदी थी, वो वाली खंदक है, लोगों ने मीम्स भी बनाई इस पर बाय द वे। बट उसकी क्या ज़रूरत थी? आपने एक बनाना है ना वो फुटपाथ, उसको आराम से बनाया जा सकता था या उसको प्लान कर लेते। मुझे ये पता चला है ज़राए के मुताबिक उसका नक्शा ही नहीं बनाया गया था, क्योंकि बनाना क्या है हमने, तो वो फिर यही होना था रांझा साहब के बिल्कुल अभी शहर खुद साख्ते ही डिफरेंट प्लान जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। नेशन जो है वो सोचती हैं फिर उस पे काम करती हैं, ये पहले काम करती हैं और फिर सोचती हैं कि ये गलत हो गया, ये सही होना था। एग्जीक्यूशन एंड प्लान वाला काम, पहले एग्जीक्यूट कर दो, बाद में ओहो ये ऐसे होना था, अच्छा अब वैसे। अब घंटा घर को वो कहीं उसकी ना वो डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, सॉरी, तो वो काफ़ी टाइम से लगे ही हुए हैं, वो तो इतना स्लो प्रोसेस है।
होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए इस तरह की जो तारीख़ी इमारतें हैं, लेकिन प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। वो है आपका एक बिज़नेस हब है, अब पूरे फैसलाबाद की वो एक रीढ़ की हड्डी है बिज़नेस में, तो आपने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कोई आने का रास्ता नहीं है, कोई ऐसे लग रहा होता है जैसे बंदा रेगिस्तान में आ गया। बिल्कुल, अब कचहरी बाजार से काम का आगाज हुआ है और कहा यह गया था कि 3 महीने हाँ, में ये काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया होगा, लेकिन लेकिन अब भी 3 महीने हम देख रहे हैं कि जिस सुस्त रवि से काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 से 6 महीने भी हो सकते हैं और शायद साल भी लग सकता है। ये बिजनेस कम्युनिटी ये जो है ये बात करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो ऑपरेशंस है तजावुज़ात के हवाले से या क्या जब भी लॉन्च किया जाता है हम देखते हैं कि बड़े ज़ोर शोर से कंपेन्स की जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि वो मंसूबा जो है वो थोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ हमें दिखाई देता है। फर्दर भी शहर के मसाइल के हवाले से बात करें कि वक्त हुआ है जी ब्रेक का। स्टे विद अस। आफ्टर दी ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं शहर के मसाइल के हवाले से। एक बड़ा शहर है और शहर के मसाइल को फौरी हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी मसाइल जो हैं वो अभी भी इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम शहर के मसाइल पे बात करते हैं स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब नज़र आई, जिसकी वजह से शहर जो है वो सर्दियों में धुंध के औकात में भी हमें देखते थे कि अंधेरे में डूबता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते थे। कभी हम देखते थे कि स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें इजाफा हो जाता था, ये चोरी और डकैती की वारदातें भी बढ़ती हुई दिखाई देती थी। अब स्ट्रीट लाइट का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पंजाब हुकूमत के विज़न के हवाले से बात करें, जो विज़न बाकी शहरों के लिए हमें देखने को मिल रहा है वो एटलीस्ट फैसलाबाद में भी हम कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बेशुमार मसले हैं। आर्ट बाज़ारों के हवाले से जी हम बात कर रहे थे। आर्ट बाज़ार अगर हम बात करें तो शहर की पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर लटकती तारों का मामला जो है वो बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था। काफ़ी दफ़ा बहुत सारे वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। अरसलान, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि आर्ट बाज़ारों की डेवलपमेंट का जो काम है उसके हवाले से बात की जा रही है, कचहरी बाज़ार से इसका आगाज़ हुआ। दूसरी तरफ पार्किंग प्लाजा पे हमने बात की कि वो भी तरजीहात में शामिल उस तरह से नहीं है, और बिजली की लटकती तारों का मामला आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर काम होना शुरू हो गया? बिल्कुल, इस पे काम शुरू किया है और मेरे ख़्याल से ये अच्छा फ़ैसला था। जिस तरह का वो तो तारों का एक हजूम होता था, बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं कि उन तारों की वजह से मुतअद्दिद मरतबा आग लगी है, आग लगने की वजह से हलाकतें भी हुई। तो अब ये फ़ैसला किया गया कि तारों को अंडरग्राउंड किया जाए, और जंग बाज़ार में मैंने देखा काफ़ी काम हो रहा था इस पर। इसके अलावा बाकी बाज़ारों में भी काम किया जा रहा है और तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन जहाँ तक पार्किंग की आपने बात की, वो चीज़ें हैं जो कि पहले नंबर पर आती हैं। पार्किंग होगी तो कोई अंदर जाएगा ना। आपने एंट्री बंद की हुई है व्हीकल्स की, नहीं जा सकती गाड़ियाँ अंदर, या बाइक भी अंदर बड़ा जाना मुश्किल है, क्योंकि किसी एक गेट से एंट्री है, दूसरे बाज़ार से उसका एग्ज़िट है, तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो उसका मतलब ये है कि आपको एक तो बाज़ारों के अंदर जो आपने कहा था ई कार्ट का, वो उनकी तादाद में इजाफा करें। ईच बाज़ार मुझे लगता है कम से कम 5 होनी चाहिए। सही, अभी मेरे ख्याल से पूरे बाज़ार में 2 से 6 तो कम उसकी तादाद बढ़ाई जाए, वो 10-15 करें, ताकि थोड़ा पता चले। लोगों को आने जाने में इतना रश होता है, लोग बॉदर नहीं करते कि वो एक पे बैठें और फिर जाएँ फिर वापस, वो नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये भी फैसिलिटेट इस तरह से भी किया जाए। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पार्किंग का है। पार्किंग प्लाज़ा कब बनेगा, ये सवाल हर फैसलाबादी का है। तो मैं कहता हूँ जब सांस की मट्टी सूखेगी तब बनेगा, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये शायद उसको बनाना नहीं चाहती। इतना अरसा हो गया, गुज़श्ता को 3-4 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो नहीं बन रहा, वैसे का वैसा उधर ही खड़ा हुआ है। उसको बनाया जाए, कंप्लीट किया जाए। उसके अलावा भी पार्किंग स्पॉट बनाया जाए, बहुत सारी जगहें पड़ी हुई हैं इनके पास। ये तो सिर्फ आर्ट बाज़ार नहीं बल्कि कचहरी बाज़ार के बाहर अगर हम ये ज़िला कौंसिल के सामने देखें तो जो वकला की पार्किंग भी नहीं है। ये वो एरिया तो वही बनता है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगर जिसने कचहरी बाज़ार से शहर में एंटर होना वो भी बाहर गाड़ी खरीद कर चला जाता है। अब वो एरिया बिल्कुल नो गो एरिया बना होता है। अब वहाँ पे आपको गुजरना आपके लिए ऐसी है कि आपने कोई तीर मार के आना है, गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, बाइकर जो है वो फंस जाती है, बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पार्किंग है ही नहीं। तो पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग के लिए जो
तरजीह बुनियादों पे काम इनको करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत इसमें इंटरवेन करे और ख़ुद इनिशिएट ले। अब तो खैर काफ़ी सारे यहाँ से जो एमपीज़ है वो दोबारा सेलेक्ट भी हुए हैं, इस हल्के से भी एमएनए सेलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। लेकिन अब शायद देखते हैं कि उनको इस चाहिए शहर का कि वो जो अपने किस्मत है, हालत शहर की बदलें। जो किस्मत है वो थोड़ी सी बदले। इसके साथ साथ अगर अरसलान हम ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बात करें, नो डाउट इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फैसलाबाद के लिए बड़ी ज़रूरी भी थी, लेकिन उनकी तादाद भी हमें कम नज़र आती है। अभी महज 2 रूट्स पे चल रही हैं। अभी कैनाल रोड जो है ये भी हमारा बाकी है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो इस तरह से रूट्स जो हैं इनमें इजाफा होना चाहिए। आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया, और ये मेरे ख्याल से हर फैसलाबादी जानना चाहता है कि भाई क्या मामला क्या है। आपने तो आते ही शोर बसें आ गई और छा गई। किधर छा गई? 3 से 4 बसें चल रही हैं, उन पे तो नहीं हो सकता ना। वो भी किस रोड पे चल रही है? वो जंग रोड से ये जो हमारा यूसुफ टाउन से लेके इधर साइकिल सिटी तक का रूट है, वो बस 1-2 रूट पे चल रही है, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। जो मेन आपका हब है वो अभी भी डिप्राइव है उससे। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलबात हैं। अब एनटी देखें ना, अब थोड़ा सा दिमाग हो तो हम देखें कि शेखुपुरा रोड पे एनटीयू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आती है। यूनिवर्सिटी के इसके अलावा यही एरिया जहाँ पे खुर्डियावाला तक अगर चलाएंगे तो खुर्डियावाला एक इंडस्ट्रियल हब है, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। तो ये रोड डिप्राइव है, कोई यहाँ पे बस का कोई निज़ाम नहीं है। फिर इसी तरह से हम देखें जो जड़ावाला रोड है उस पर नहीं है। फिर मेन कैनाल एक्सप्रेस वे गटवाला से लेके आप समंदरी रोड तक एंड पर जो समंदरी बाईपास है, या फिर आगे थोड़ा सा और जो काफ़ी सारी ऐसे जगह हैं जो कि बड़ी मशहूर हैं मजहबी एतबार से भी, वहाँ तक आने जाने के लिए कुछ कर दो शुरू। नहीं, वो पता नहीं रुके में मामलात, बसें हैं नहीं हैं, कब चलेंगी कोई भी नहीं जानता। और उनके को जो उनके रुकने के स्टॉप्स मुतय्यन किए गए वो वहाँ पर रुकते भी नहीं हैं। जहाँ उनका दिल करता है वहाँ रुक जाते हैं। तो ये जो ट्रैवल करना है जिन्होंने बसों से, उनको तो बहुत मसाइल का सामना है। तो ये तो मेरे ख्याल से जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है उनको चाहिए कि वो तरजीह बुनियादों पे इनका नोटिस ले और बसें मज़ीद चलाएं। आप जो क्वांटिटी थी मेरे 36 के करीब बसें थी, तो चल 4 रही हैं, बाकी किधर है कोई पता नहीं है। वो खड़ी खड़ी उनको जंग लग जाएगा। हादसात का भी शिकार होती हुई मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, आपने वीडियोस देखी हैं। में ये वाक़या पेश आया था, और ड्राइवर की गफलत कहा जा सकता है, अनट्रेंड था। बट ये है कि आप शुरू करें, आप रोड्स को कुशादा करें। आप अच्छा, एक और बात, सरगोदा रोड है ना, कार मार्केट है। अब वहाँ पे कारों का काम होता है, सारे रोड के ऊपर खड़े करके वो उनको ठीक कर रहे होते हैं। भाई उनको भी समझा लो, वहाँ से भी रोड क्लियर कर दो। आप जो आधे घंटे का सफ़र है आपका, वो आपका हो जाएगा 1.5 घंटे में, क्योंकि वो उधर से तो निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है शाम के वक्त में, क्योंकि बड़ी बसें आती हैं। मेन रोड है सरगोदा रोड, यही से कमालपुर इंटरचेंज की तरफ जाते हैं। शेखुपुरा रोड से जो GTS रोड है लाहौर की तरफ, वो इधर से ट्रैफिक जाती है, बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती है। लारी अड्डा को वो रास्ता जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारी मसाइल हैं जिनको हल करने की अभी ज़रूरत है। अभी अपने लारी अड्डा के हवाले से बात की, जनरल बस स्टैंड, इस हवाले से भी आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि तमाम जनरल बस स्टैंड्स को जो अप टू डेट करना है, अपग्रेड करना है। ये तमाम अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस पर काम होना शुरू हो गया है या अभी हम ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा? कहा जाता है जो फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड है वो पंजाब का सबसे बड़ा बस स्टैंड में से एक है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है बिल्कुल। ना बैठने की जगह है मुसाफिरों की, ना वहाँ पे उनकी कोई हाइजीन का कोई सिस्टम है, खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो, और माजरत के साथ लोग जो है वो अपनी जो ज़रूरियात हैं पूरी करते हैं, वो रोड्स पर बैठ जाते हैं। कोई वाशरूम उस तरह के नहीं है जो कि एक अच्छी जगह पे होने चाहिए। देखिए रेलवे ने किया ना, काम नज़र आया उनका। अब यहाँ पे भी होने की ज़रूरत है। इतना बड़ा बस स्टैंड है लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब उधर आपने जाना तो आपने सिर्फ बीमारियाँ लेनी और वापस आ जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो पहले होना चाहिए था। पूरे पंजाब में यहाँ से लोग आते जाते हैं, मुल्क में जाते हैं लोग आते जाते हैं, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। इतना गंद और इतनी स्मेल वहाँ पे होती है, कोई बंदा वहाँ ठहर नहीं सकता। तो जगह थोड़ी है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, जगह कंप्लीट है आपके पास, आप उसको बेहतर करें, बिल्डिंग को वसी करें और फैसिलिटीज़। गर्मियों में तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता आपको पीने के लिए, ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात है, सादा पानी आप पीने के लिए वो नहीं मिलता वहाँ पे। तो सर्दियों में भी यही सूरत हाल है कि आपके पास वहाँ बैठने की जगह नहीं होती, ठंड है तो आपको छत नहीं मिलेगी या कवर्ड अप एरिया नहीं मिलेगा, बहुत कम एरिया है। तो सेक्रेटरी RTA को चाहिए
कि वो बिल्कुल, ये अपना छोटे जो छोटे से अपना मसाइल हैं, जो ये बड़े हल होने ज़रूरी बिल्कुल हैं। ऐसे, इसी तरह से बिल्कुल अगर ऐसे। हम डेवलपमेंट को भी देखें, नो डाउट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस शहर की डिमांड भी है। लेकिन दूसरी जानिब पैदल चलने वाले पुल के हवाले से बात करें, आपने देखा ही होगा कि शहर के बहुत कम जगहों फ्लाईओवर्स पे बहुत कम है। बहुत कम है। मैं हमेशा ये पॉइंट रेज करता हूँ, शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, कि आपका केनाल एक्सप्रेस वे पे एक भी फ्लाईओवर नहीं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब किसी ने लेट्स सपोज किसी ने पैदल चलते हुए दूसरी साइड पे जाना ना, ईस्ट से वेस्ट जाना है, उसके लिए बहुत बड़ा वो अजाब है, वो रोड क्रॉस करना, फिर आपको उस जगह को भी देखना है कि वो पुल भी वहाँ पर मौजूद हो। तो ऐसे रोड पे तो कम से कम 3 से 4 होने चाहिए थे फ्लाईओवर्स, लेकिन बदकिस्मती से एक भी नहीं है। बिल्कुल, इसके इसी अलावा तरह ये से जो हमारा है ये कचहरी बाज़ार है, कचहरी रोड है, या फिर ये जो कोर्ट्स हैं उसके सामने वाला इलाका है, वहाँ पर भी होना चाहिए ताकि लोग वहाँ से भी गुजर सकें। बिल्कुल इसी तरह से, और ये बड़ा अहम मसला है और इस पे मेरे ख्याल से इतना फोकस किया नहीं जा रहा कि पैदल चलने वालों के लिए, अगर हम अब्दुल्लापुर पे देखते हैं तो सिर्फ एक पुल हमें नज़र आ रहा होता है, बाकी पूरे कैनाल रोड पे हम यही देख रहे हैं। और ऐसे बेशुमार ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर पेडेस्ट्रल जो ब्रिजेज़ हैं उस तरह से वहाँ पर मौजूद नहीं है। फर्दर इस पर भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, साथ साथ ही वो जो मसाइल हैं फैसलाबाद के जो कि फौरी हल तलब है। अरसलान, हमने देखा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम जो है वो भी बेहतर हो गया है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राउंड की सूरत हाल पे। आपने देखा होगा कि अगर हम फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम के हवाले से बात करें, वो कितना ज़बोहाली का शिकार है, अब बड़ी अबतर सिचुएशन है। इसी तरह से अगर हम बाकी ग्राउंड्स के हवाले से बात कर लें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी उतनी ही डेवलपमेंट की ज़रूरत है जितने शहर के बाकी इम्पोर्टेंट प्लेसेस को। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन हो रही है, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ग्राउंड्स को आबाद करें और उनको शादाब करने के लिए उनको उनकी बहाली पर काम करें। लेकिन बदकिस्मती से फैसलाबाद में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड है। चाहे वो इकबाल स्टेडियम हो, चाहे वो मदीना टाउन हॉकी स्टेडियम हो, चाहे वो अल्फात फुटबॉल ग्राउंड हो, या उसके अलावा अपनी अपनी कॉलोनीज़ में अगर किसी ने बना रखा तो वो आम शहरियों की रीच वहाँ तक नहीं है। आम शहरियों ने इन्हीं स्टेडियम में खेलना है, इन्हीं बोड़ा वाली ग्राउंड में खेलना है। लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी कोई, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को तो छोड़े, नेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं करती चीज़ें। आपके अपने इसी पंजाब के शहर लाहौर के जो ग्राउंड हैं वो बड़े बेहतर हैं, लेकिन आपने इसको बेयारो मददगार छोड़े रखा है। बोड़ा वाली ग्राउंड का जो पवेलियन एंड है वो 200 साल पुराना है। मादरत का अगर उसको बेहतर कर दे, थोड़ा रेनोवेट कर दे, वाशरूम्स की हालत बेहतर कर दे, नेट्स और डगआउट्स को बेहतर कर, डगआउट्स की कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं। और हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद तकरीबन 8 से 9 साल, अब 10 साल होने को हैं कि उसका खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ तक कि आप हल्का से किसी भी दीवार को हाथ लगाएंगे तो वो सिरकना शुरू कर देगी, उसमें से जो सीमेंट है वो उतरना शुरू हो जाएगा। नाकिस मटेरियल यूज़ किया गया। एफडीए ने बनाया था 2002 में, 2002 से लेकर 2016-17 तक इसका बेड़ा गर्क हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो ये तो मैं कहता हूँ बहुत मैसिव लेवल पे इसकी इंक्वायरीज लगनी चाहिए, और जिन्होंने इस स्टेडियम के साथ ये सलूक किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के सदर है राना सनाउल्लाह, उनको चाहिए कि वो खुद उतरे मैदान में और इस स्टेडियम की बहाली के लिए वो निकल के आए। तकरीबन 170 के राउंड अबाउट, 170 मिलियन के राउंड अबाउट इसकी तखमीना जो लगाया जा रहा है कि इसका काम जो होगा। लेकिन इतने आपने बेदर्दी तरीके से इसके साथ खिलवाड़ किया है कि हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की तमाम दुकानें उनमें से मोस्टली बिक चुकी हैं, वो कैसे आपने बेच दी? इससे पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक प्रॉपर्टी है वो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की है या डिवीजनल इंतज़ामिया की है, वो उन्होंने दुकानें बेच दी, वो दुकानें सेल आउट कर दी और वो स्टेडियम कम और कार मार्केट ज़्यादा हो गया। बिल्कुल इसी तरह तमाम तर कारें, उसका आउटसाइडर जो रोड है वो खस्ताहाली का शिकार है। आपने अगर सूसा रोड से वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ जाना और स्टेडियम से कहीं आप खुदा
न जाने में ही आप गुजर रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपने मार्स का रास्ता इख्तियार कर बिल्कुल, लिया। पैदल चलना बड़ा महाल है। सूरत हाल जो रोड का है वो बहुत बुरी सिचुएशन है। अगर हम इनसाइड हॉकी स्टेडियम के हवाले से बात करें, मैंने तो फुटेजेस ही देखी हैं रिसेंटली इवेंट के हवाले से, तो मुझे वहाँ पर महसूस हुआ ही नहीं कि ये पंजाब के दूसरे बड़े शहर का हॉकी स्टेडियम है। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात है। मैं मुतअद्दिद मरतबा इसको रिपोर्ट कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मंथ छोड़ के इसको मैं ज़रूर रिपोर्ट करूँ ताकि ये हाईलाइट होता रहे इशू कि ये इतना बड़ा इशू है। देखें, उसको बिल्कुल भी लावारिस छोड़ा गया। किसी ने नहीं देखा कि शहर का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, पिच 2 बना दी इधर नाम रखने के लिए, हमारे पास खेलने के लिए जगह है। वो भी हॉकी वालों ने रो रो के कहा कि भाई हमें खेलने के लिए जगह दे दो। ट्रफ नहीं था उधर। 2018 में ट्रफ उतरा वहाँ से, जो कि अभी भी उतरा हुआ है। वो सरफेस है, ट्रफ ऊपर नहीं है जिस पे खेलते होते हैं, वो ट्रफ उतरा हुआ है। तो वो फिर बनाया गया, हॉकी पिच 2 बनाई गई जिस पे चलो ट्रफ, अभी तो वहाँ पर खैर स्टैंडिंग्स भी बन गए हैं, स्टैंड भी बनाए गए हैं स्टैंड्स के लिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आप जो आपका मेन आपका हब है हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद, उसकी रेनोवेशन के लिए कोई काम किया जाना है। इतने बुरे हालात हैं, आप यकीन करें कि जो पवेलियन एंड है उसके शीशे सारे टूटे हैं। अरसलान, इसे नेग्लिजेंस कह सकते हैं या विजन उस तरह से नहीं है, या तरजीहात में हम स्पोर्ट्स को या ग्राउंड्स को उस तरह से शामिल नहीं कर पा रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से? देखिए, ये सारे ज़राए इनके हैं कमाई के फंड्स आएँ और फंड्स खाए जाएँ, और कोई बात नहीं है। चाहे वो डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट है या फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, और कोई मसला नहीं है। जब आपने एक चीज़ बना दी उसका ख्याल नहीं रख सकते थे। जब बना रहे तो तब मटेरियल चेक नहीं किया जा सकता था। इतना नाकिस मटेरियल कि वो 7-8 साल के अंदर अंदर उसकी तबाही होगी। वहाँ पे आपको टाइल्स नज़र ही नहीं आएंगी, सारी टाइल्स उखड़ गई, सारे जो उसके थे पिलर्स वो उखड़ गए हैं। अंदर जाते ही आपको लगता है कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, कोई भूत बंगला ही है, यहाँ पर नो एंट्री नो गो एरिया है, ये सूरत हाल होगी। तो ये तो जारी बात है, अब फैसला कर लेना चाहिए कि आपके शहर का वाहिद हॉकी स्टेडियम, इसको आपने रेनोवेट करना है, इसको बेहतर करना है। बेशक सारा गिरा के दोबारा बना अरसलान, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या उम्मीद आपकी वाबस्ता है कि अरसा दराज से हम इस पे आवाज़ भी बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं? आपने भी काफ़ी दफ़ा इस हॉकी स्टेडियम के हवाले से रिपोर्ट्स भी बनाई हैं कि इसकी बेहतरी के लिए इकदाम करने चाहिए। तो क्या माजी के हवाले से अगर हम बात करें, फ्यूचर में कोई ऐसी आपको कोई ऐसी खबर नज़र आ रही है या कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि इसमें बेहतरी के लिए इकदाम किए जा सकते हैं? DG डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ने विज़िट किया है इसका, और जिससे ये उम्मीद ज़रूर, क्योंकि प्रपोज़ल भी भेजा गया DG डेवलपमेंट और प्लानिंग को, पंजाब DG जो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, उसको अब थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि शायद इस साल के एंड में या इस साल में कोई काम इस पर शुरू हो जाए या इसकी तरफ कोई काम धर ले। बजट बहुत ज़्यादा है, और इसमें मैं कहता हूँ हुकूमत में किसी हद तक ठीक है कि हम इतना बजट कहाँ से लेके आएँ कि आप, क्योंकि दुकानें तो बेच दी हैं, अब जिनसे दुकानें जिन्होंने खरीदी हैं वो देंगे दुकानें वापस? बिल्कुल भी नहीं। रेनोवेट करने के लिए जी हम दोबारा आपको दुकानें बना के देंगे, ये हो सकता है कि अगर ये कह देंगे हम दोबारा आपको दुकानें बना कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं बनवानी, हमने इसको हाथ भी नहीं लगाने देना। वो तो तजारत पे आ जाते हैं, वो तो अदालत का रुख कर सकते हैं, और किया भी उन्होंने माजी में इस तरह कई दफ़ा हुआ है कि वो अदालत का रुख कर लेते, भाई हमारी प्रॉपर्टी है। असल में उस बंदे को पकड़ें जिस बंदे ने ये दुकानें बेची हैं, वो इसकी इस तबाही का ज़िम्मेदार है। उस बंदे को मैं कहता हूँ कि उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने बगैर प्लानिंग के दुकानें बेच दी, आपने बगैर प्लानिंग के स्टेडियम को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया, और आपकी उस वजह से अभी उसकी ये सूरत हाल है, हॉकी बिल्कुल तबाह हो चुकी है पूरे शहर में। तो अब मेरे ख्याल से फैसले लेने की ज़रूरत है। अभी आप बात कर रहे थे कि बजट के हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड है, तो ये तब ये काम हो सकते हैं कि अगर हम छोटे छोटे से टूट फूट का शिकार अगर कोई जगह है तो उसे फ़ौरन से हल किया जाए और फ़ौरन से उस मसाल को देखा जाए, ताकि जब हम कलेक्टिवली उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे तो बजट जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। और बात हम कर रहे थे फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से। सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने की अभी भी ज़रूरत है, और ऐसे बेशुमार ऐसे इशूज़ हैं जो कि मौजूद हैं, और जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इसकी बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं
तारीख़ी लिहाज से, तहसीबी लिहाज से एक अहम शहर झंग के हवाले से। झंग के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि झंग एक शहर नहीं है बल्कि रवायात दास्तान का एक ऐसा अजीम ख़जाना है जहाँ के लोग मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ शहर का एनालिसिस करें, शहर के डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बेशुमार मसाइल का सामना भी माजी में करना पड़ा, लेकिन अब की जो मौजूदा सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतर दिखाई देती है। कभी डेवलपमेंट के हवाले से इक़दाम होते हुए दिखाई देते हैं, कभी हेल्थ के हवाले से माजी में ये बात की जाती थी कि काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट का जो विज़न है, जो कि हर शहर खा वो छोटा हो खा वो बड़ा हो, वहाँ पर तमाम तर इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं, वो तमाम चीज़ें हमें झंग में भी होती हुई नज़र आ रही हैं। फर्दर क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं झंग के हवाले से, कौन कौन से बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम साल 2025 का एनालिसिस करें, झंग ने बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, जिनमें सबसे अहम और बड़ा क्राइसिस था, डिज़ास्टर था, वो फ्लड की सिचुएशन थी। ऐसे में सब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि इतना फ्लड का सिचुएशन देखने को मिल रही है, इतनी संगीन सूरत हाल है, झंग इन तमाम चीज़ों से कॉप अप किस तरह से करेगा, किस तरह से फाइट बैक करेगा। लेकिन हमने देखा कि जब विज़न क्लियर होता है, जब तरजीहात जो हैं वो प्लान होती हैं, तो कोई भी डिज़ास्टर है उसके बाद दोबारा से कॉप अप करना, बैकअप करना आसान हो जाता है। फर्दर क्या क्या इनिशिएटिव झंग के लिए लिए जा रहे हैं, इस पर जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है DC झंग अली अकबर भिंडर साहब ने। इनके विज़न और इनके जो इक़दाम हैं वो झंग में हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल रहे हैं। वो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, वो सीवरेज के मसाइल हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की गुंजाइश है, वो तमाम तर विज़न जो है वो हमें अब होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ झंग सिटी 41 रमज़ान मिर्ज़ा साहब ने। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रमज़ान? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच रमज़ान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले अली अकबर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। झंग के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि झंग एक तारीख़ी शहर है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फैसलाबाद को अगर हम एसोसिएट करें, एफिलिएट करें, तो हम देखते हैं कि फैसलाबाद का बड़ा अहम हिस्सा झंग को तस्वुर किया जाता है। बेशुमार मसाइल फैसलाबाद में भी थे, झंग में भी थे। डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव मौजूदा लिए जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप झंग की बात कर रही हैं तो झंग वाज बेसिकली इस्टेब्लिश इन 1849। तो जिधर आज हम बैठे हुए हैं ये फैसलाबाद भी वंस झंग की तहसील थी। तो झंग की जो आपने स्टार्ट अपना लिया है, झंग एक ऐसा ज़िला था जिसमें किसी ने पहाड़ देखना होता था वो अब चिन्योट जो उसकी तहसील थी, जो अब डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो गया है। किसी ने कोई मौसम देखना होता था तो वो हेड आपके पास दो दरिया हैं, चिनाब भी है, झेलम भी है, वो हेड त्रिमू की शक्ल में आपको नज़र आता है। फिर किसी ने डेजर्ट देखना होता तो हमारी 18 हज़ारी की तहसील थी। तो झंग बड़ा वर्सटाइल था। डेफिनेटली आप देखें कि झंग से तकरीबन 9 या 10 ज़िले निकले हैं 1849 के बाद। जो जंग आज़ादी से पहले का ये डिस्ट्रिक्ट है, जब यूनाइटेड में आकर 14 डिस्ट्रिक्ट होते थे। तो लाम हाला जो भी गवर्नमेंट्स आई, जो अरबाब इख्तियार रहे, उन्होंने की होगी कोशिश, लेकिन ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आई। झंग बेसिकली आल्सो पार्ट ऑफ जो है ना जी सूफीज़म। तो बहुत बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं। तो लोगों का जो ट्रेंड था वो उस लिहाज से था, वो पीरी मुरीदी वाला। लोग डेफिनेटली लोग निकले हैं। अब देखें 2 नोबल लॉरेट भी आपके हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की शक्ल में, एक हरबंद खुराना थे जो इंडिया में चले गए। तो झंग की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। झंग शहर जो है वो माइग्रेशन वाला भी रहा है। झंग ने क्राइसिस देखा है, सेक्टेरियनिज्म वाला भी। झंग में एक फ्लड वो भी आया था कि जो शहर के अंदर 1972 में आया, तो आपकी जेल भी गिर गई, ऑफिस भी गिर गए। तो झंग की हिस्ट्री तो बड़ी रिच है। लेकिन अगर इस आप डेकेड की बात करें, 2-3 सालों की बात करें, तो जब से ये CM साहब आई हैं तो उनका फोकस सिर्फ लाहौर पे नहीं है। जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, हर ज़िले में उन्होंने जो, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे ये ग्रीन जो हमारा इनिशिएटिव था बसेज वाला, इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, वो आपने देखा होगा कि बड़ा लोगों ने ओवरवेलमिंगली, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। फिर अभी जो कैथ लैब है, आप देखें कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल आने के लिए, वो चाहे FIC आए, वो चाहे PIC आए, 8-9 माह का टाइम लगता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि झंग जैसे शहर में हमारी कैथ लैब भी ऑपरेशनल हो गई है। बेहतरीन हमारे पास डॉक्टर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर जो झंग में जो सबसे बड़ा एक काम होने जा रहा है वो अब आपका है वासा। झंग की जो लाइंस हैं आप देखें कि वो 40 ईयर्स बैक अगर देखें तो कुछ सेटल हो गई हैं, क्राउन फेलियर्स हुए हैं। तो इंशाल्लाह 30 जून 2026 तक हमारी ख्वाहिश है जो हमारे क्रिटिकल जो एरियाज़ हैं
इंशाल्लाह हम उनको कवर करने जा रहे हैं। वो हमारी जो डिप्रेशन वाले इलाके हैं, अगर आप जंग की बात करें, जंग में ना प्याला नुमा बनता है, तो वो पानी सारा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। तो अब अल्लाह का ये शुक्र है कि रोड का सबसे बड़ा नेटवर्क अराउंड 28 के करीब हमारे रोड्स हैं, जो आपकी जो मेन ट्रंक्स हैं वो भी ज़बरदस्त बन गए हैं, जो कोलेटरल जो आपकी लेटरल वाली जो होती हैं वो बन रही हैं। लेकिन जो आपने बात की थी फ्लड वाली, फ्लड में हमारे अराउंड 100 के करीब जो रोड डैमेज हुए, अभी हमने उनको मोटरेबल कर दिया है। कहीं कहीं पे आप ज़रूर देखेंगी कि जो अभी रोड्स की हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट ADP आ रही है, हमने ऑलरेडी रोड प्रपोज भी कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो 2026 का जो ADP आएगा इंशाल्लाह उसमें वो इनकॉर्पोरेट हों और उनको कंप्लीट करें। और एक जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, जो पंजाब की सेकंड लार्जेस्ट आपके पास कैटल मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बन गई है। सैटरडे को हमारी लगती है, तकरीबन 14 से 15 हज़ार जानवर होता है। शाहपुर कांजरा के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो अभी क्योंकि लास्ट वीक CM साहब आई थी, तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि एक इकॉनमिक मॉडल हो हमारा, वो हमारे कमिश्नर साहब का इनिशिएटिव था, उन्होंने लीड ली। उन्होंने CM साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्लाटर हाउस दिया जाए। बिल्कुल अली अकबर साहब, इससे पहले फैसलाबाद के लोग भी ये बात करते थे, चिन्योट के लोग भी ये बात करते थे, झंग के लोग ये बात करते थे कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह से लाहौर में इकदाम हो रहे हैं, जिस तरह से लाहौर में काम किया जा रहा है, हमें हमारे एरिया में उस तरह से नज़र नहीं आता। रमज़ान मिर्ज़ा, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? अगर हम डेवलपमेंट पर बात करें, अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें, आपने भी रिपोर्टिंग इस पर की होगी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बेहतर नहीं था, कहीं ना कहीं विजन और प्लानिंग का हमें वो कमी महसूस हो रही थी, एक एहसास हो रहा था कि शायद ये एरियाज़ जो हैं इन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है। महविश, ये बिल्कुल आपने ठीक जो है वो नुक्ते को उठाया। हम बिल्कुल अली अकबर साहब, अगर कोई 5 साल ही हम पीछे चले जाएं, हमें महसूस ये होता था कि सारा का सारा तरक्की का जो मरकज़ है वो लाहौर है, और उसका हमने जो अमली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी, वो ये देखी कि ग्रेटर इकबाल पार्क जब बन रहा था तो फैसलाबाद के फंड्स तक PHA के रोक दिए गए, और जब स्मोक सीज़न था तो झंग की फैसलाबाद की जो यहाँ पर लैब थी उसका सारा का सारा इक्विपमेंट जो था वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, जबकि ये एक पंजाब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो हमने ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होते देखी कि ऐसा ही था कि तरक्की का और हुकूमत का गवर्नेंस का सारा फोकस जो था वो लाहौर पे होता था। लेकिन पिछले हम अगर 3 साल के ऊपर नज़र डालें, जिसमें हमारा इंटरम पीरियड है और उसके बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत है, उसने तरक्की को पंजाब के ग्रास रूट लेवल तक ले गए हैं। जहाँ पर फैसलाबाद एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, इसकी तरक्की हो रही है, यहाँ पे सनत मौजूद है, लेकिन झंग जैसे पसमानदा इलाके के अंदर लगभग 280 किलोमीटर जो सड़कें हैं उसका बन जाना, और अगली ADP तक 370 किलोमीटर का मज़ीद जो है वो पाइपलाइन में होना, और उसकी तकमील के लिए हुकूमत का जो है वो इनिशिएटिव लेना, 3 अरब रुपए से ज़ायद की टर्किश मॉडल जो कैटल मार्केट है उसका बन जाना, झंग को 25 बसें मिल जाना और 5 मज़ीद आना, वासा झंग का इस्टेब्लिश होना और उसका ऑन ग्राउंड नज़र आना, सुथरा पंजाब की आखिरी तहसील तक, सादकाबाद तक चले जाना, और ये सारी सूरत हाल जो है वो नज़र आती है कि गवर्नमेंट अब चाहती है, और उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अब उनका वोटर और उनका जो शहरी है वो समझदार हो चुका है, उनको ये तमाम सर्विसेज दी जाएंगी, तो वो जो है वो फीडबैक इस पे देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह झंग जो है, मैं कहता होता हूँ कि 3rd कैटेगरी का एक ज़िला था, जिसको 2nd कैटेगरी में जो है वो मौजूदा हुकूमत और इससे पहले इंटरम पीरियड और मौजूदा इंतज़ामिया की कोशिशों से जो है वो बन गया है। झंग में सफाई भी होती है, झंग में जो बस सर्विस है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जिस तरह हमने देखा कि वहाँ के झंग के बासियों से वेलकम किया, ये एक बहुत अच्छा है। जिस तरह हॉर्टिकल्चर एजेंसी झंग जो है स्टैब्लिश हो चुकी है, और अली अकबर साहब के पास ही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज भी है, तो झंग में जमालियाती हुस्न भी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ मसाइल हैं जिनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन एटलीस्ट शहरी अब ये बात तो करते हुए दिखाई देते हैं कि हम तरजीहात में शामिल हो गए हैं, एटलीस्ट हम पंजाब गवर्नमेंट के विजन में कहीं ना कहीं शामिल हैं। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी वक्तन फ़वक्तन विज़िट्स करती रहती हैं और देखती हैं, महसूस करती हैं कि शहर की ज़रूरत क्या है, इन तमाम ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करना है। नो डाउट सीवरेज के निज़ाम के हवाले से बड़े मसाइल का शिकार रहा ये शहर, पार्किंग का मसला हो, स्ट्रीट लाइट का मसला हो, शहरी ये बात करते हुए दिखाई देते थे कि ये एक अहम मसले हैं जिन पे हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर इन पर भी बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं तारीख़ी शहर झंग के हवाले से। माजी में ये शहर बहुत सारे मसाइल का शिकार रह चुका है, लेकिन अब इसके मसाइल जो हैं वो हमें हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अली अकबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि शहर के बड़े बुनियादी से मसले थे जो कि हमें रिजॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने इस शहर का विज़िट किया है। क्या विज़िट में डिस्कस हुआ? इस शहर के मसाइल भी आपने डिस्कस किए होंगे, तरजीहात के हवाले से भी बात हुई होगी, कुछ फ्यूचर प्लान्स भी बनाए होंगे, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैडम का जो स्पेसिफिकली जो विज़िट था वो था कैथ लैब का। तो जंग में अगर हम अपने DHP की बात करें, जो हमारी दिल्ली की OPD है, जो एवरेज आपको मैं बता रहा हूँ वो आती है 3000, 3500, 3800, ये एवरेज की है, ये 7 डेज़ की बात है। तो क्योंकि ये बड़ा दरीना लोगों की मुतालबा था। आप देखें कि जो हार्ट अटैक है वो अब सिर्फ वो 50+ वालों का नहीं है, जो यंग एज के लोग हैं, सो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो नेचुरल उनके अंदर भी वो आ जाता है। तो ये बड़ा जंग के लिए मैडम ने एक तोहफ़ा दिया है जो कैथ लैब की शक्ल में मिला है। और आज की डेट तक अगर हम बात करें तो 70 पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है और एंजियोग्राफी भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली जब मैडम ने लैंड किया तो मैडम का सबसे पहला सवाल था कि एक तो ये मुझे बताएं हमने काम कौन कौन से किए हैं और करना क्या चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैडम को मैंने कहा कि मैडम आपने बड़ी मेहरबानी की है, रोड नेटवर्क दे दिया है, वसा दे दिया है, साफ़ सुथरा पंजाब दे दिया है, पार्क्स दे दिए हैं, PCP की स्कीम्स दे दी हैं, PHA बनने जा रहा है वो सारा आपने कर लिया है, कैटल मार्केट दे दिया है। जो सबसे अब हमें जो चीज़ ज़रूरी है वो हम चाहते हैं, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी है और एक हमें मेडिकल कॉलेज दिया जाए। मेडिकल कॉलेज का हमारा बड़ा दरीना मुतालबा है। जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें जो अगर हम बेड्स की बात करें तो उसकी शर्त होती है कि 500 बेड्स होने चाहिए। सोशल मीडिया पे तो मैं ये बातें खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं कि अब झंग को मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आप इंतज़ामी अमवार को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई झंग में अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है? क्या राहें जो हैं वो हमवार हो चुकी हैं? जी इंशाल्लाह जी, जो हमने जो ऑन ग्राउंड मैडम ने कहा कि सर्वे करके जो रोड की एक्सेस हो, क्योंकि झंग एक कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे पास लैंड्स का तो इशू नहीं है। तो वो अब अल्लाह का शुक्र है हमने मैडम को रिपोर्ट भेज दी है और उसकी सूटेबिलिटी भी जो रोड के साथ लिंक्ड है। जो हमारा ये खुजरा रोड है जिधर ये हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, हमने 45 एकड़ प्रपोज करके CM ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो इंशाल्लाह मैडम का प्लान है इस फेब में दोबारा, क्योंकि कैटल मार्केट को उन्होंने इफ्तिताह करना है तो अनाउंस वो खुद करेंगी। उधर लोगों ने मुतालबा किया था, मैंने और कमिश्नर साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी कि 3-4 चीज़ें जो है ना शहर के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल अली अकबर साहब, इससे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम माजी के हवाले से बात करें, आज से 5-10 साल पहले के हवाले से बात करें, तो हमने देखा होगा कि कोई भी CM इतनी एक्टिवली काम करता हुआ हमें नहीं दिखाता कि वक्तन फ़वक्तन विज़िट्स हो रहे हैं। और जैसे जंग के हवाले से मेरा माइंडसेट था, मैं ब्रेक के दौरान बात करी थी कि मुझे ये लग रहा था कि जंग पता नहीं कितना पसमानदा इलाका होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने एक्सप्लेन किया तो मुझे वाकई ये बात नज़र आई कि जो माजी का जंग था और आज का जंग है वो बड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, इस पे अगर बात करें, जो आपने पहली बात की है कि इतना एक्टिव आपने किसी को CM नहीं देखा, यकीन माने हमारी 17 साल की जो मेरी नौकरी हो गई है, हमने जो हमारे PM इनके साथ भी काम किया लाहौर में, तो जो पीस मैडम ने सेट की है उसमें मैडम ने किसी भी कॉर्नर को निगलेक्ट नहीं किया, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को निगलेक्ट नहीं किया। तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे विद न्यू आपको आ रही होती हैं, इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं और उनका साथ साथ रिड्रेसल है। ये नहीं है कि एक चीज़ हो गई है तो उसको अब आपने फोरगो कर देना है, ओवरलुक कर देना है। अभी आपने देखा होगा जिस तरह ये हमारा लाहौर में एक एपिसोड हो गई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो उसमें मैडम वो लोगों की जो है ना पल्स देखती हैं CM साहबा। तो वो अल्लाह का ये शुक्र है, वो चाहती हैं कि मैं क्योंकि आवाम के वोटों से आई हूँ, मेरा काम है कि मैं लोगों तक उनको हेल्थ भी दूँ, उनको जो जितनी भी सोशल एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा आपकी जो लिफ्टिंग के लिए ज़रूरत है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो आपका साफ़ सुथरा हो। तो ये अल्लाह का शुक्र है। अभी हमने बड़े 2 स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क्स भी बनाए हैं, मैं वो भी ऐड कर दूँ तो वो भी CM साहबा का इनिशिएटिव था। वो फैमिली पार्क्स हमने बनाए हैं, उसके आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब ने उसका इफ्तिताह किया, जो हमारे भाईजान हैं इन्होंने कवरेज भी की। तो उसमें गजीबोज भी हैं, उसमें बच्चों के लिए फाउंटेन्स भी हैं, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है, फैमिलीज़ आएँ। जहाँ जिस तरह आप बात करिए कि ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है, उधर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मोर दैन 50% हमारी ख़वातीन है। तो उनके लिए भी कोई इस तरह की कोई आपकी इंटरटेनमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो आपके पार्क्स हैं।
वो कोई ना कोई आपके, जिस तरह हमारा उधर एक क्लब है, हम कोशिश करते हैं कि 3-4 माह के बाद एक फैमिली फेस्टिविटी के लिए कोई उसका अरेंज करें। फिर हमारे पास ये जश्न 12 के प्रोग्राम आते हैं। फिर हम पास के अंदर स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए भी जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इजाज़त दें सर, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि सीएम कब तशरीफ़ ला रही हैं झंग में एक बार फिर, और क्या बड़े मंसूबे जो हैं वो झंग के हवाले से पाइपलाइन में है? अच्छा जी, मैडम साहबा का जो हमें डेट अभी तक फाइनल है वो 3 फ़रवरी है। मुझे लगता है कि इसमें हफ्ता 10 दिन की वेरिएशन आ सकती हैं, लेकिन सीएम साहब आ रही हैं। जो हमारा दरीना जो एक ख्वाहिश भी है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ये कल्मिनेट भी होगा, क्योंकि मैडम साहबा का खुद जो इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो आपका मेडिकल कॉलेज है, एक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के लिए हमने 400 जो एकड़ लैंड वो एलोकेट की हुई है, और मैडम साहबा को ये भी हमने केस भिजवा दिया है कि उधर हमारा एडमिन ब्लॉक हो, मेल और फीमेल का हॉस्टल्स हो, और हमारे पास 2 ब्लॉक्स ऐसे हों जिसमें जो डिफरेंट जो आपके डिसिप्लिन है, मोर देन 100 डिसिप्लिन आप उधर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो है ना, अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 4000 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। सही। तो वो भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर ये जो मोटरवे से हम आते हैं, हम गोजरा से उतरते हैं, तो ये हमारा पेंसरा पहले आता है। तो ये भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी हमने केस बना के भेजा कि ये 1 वे अगर हमें मोटरवे के साथ लिंक मिल जाए तो ये समझे 1 घंटे का सफ़र जो है ना जी, वो अब 15-20 मिनट का हमारा सफ़र रह जाएगा। एक तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि एक मैडम हमें रोड दें, हमारी यूनिवर्सिटी है, फिर हमारा मेडिकल कॉलेज है, और चौथा जो है स्लॉटर हाउस है। बाकी रोड्स का IDP में चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट जो हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो साथ साथ हो रही हैं। ये वो मेजर चीज़ें हैं जिससे आपकी शहर की अपलिफ्टिंग होगी। लोगों को लगेगा कि अब अर्बनाइजेशन जो है ना की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं तो आपको वो शहर ज़रूर एक्सपैंड हो रहे हैं लेकिन अनप्लैंड है। अब चीज़ें जिस तरह आपकी एमिनिटीज़ बेहतर होंगी, सोशल एमिनिटीज़ बेहतर होंगी, तो लोगों की जो लाइफ है उनका जो स्टाइल भी चेंज होगा, और माइंड सेट जो एक स्पेसिफिक माइंड सेट है लोगों को उनको कबूल भी करना है। तो इंशाल्लाह ये 3-4 अगर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, अनाउंस हो जाते हैं, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। फंड्स के इश्यूज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और होपफुली मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैडम सीएम साहबा जो है ना हमें ये 3 से 4 प्रोजेक्ट देंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से है, जब चीज़ें जो है वो प्लान करके लेकर चली जाएं, तो विजन के तहत लेकर चली जाएं, तो बाकी मसाइल जो पाइपलाइन में मौजूद होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शहरी इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होते हैं कि जहाँ पर इतने मसले हल हो गए हैं, ये मसले भी हल होते हुए दिखाई देंगे। रमज़ान मिर्ज़ा साहब, इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी और मैनेजमेंट के दरमियान हमें गैप नज़र आता था। अब हमने देखा है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा कहीं पर भी कोई वाक़या होता है फ़ौरन से डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को कॉल करी होती है कि फ़लाँ शहर में ये वाक़या क्यों हुआ है। अब जैसे मैन होल के हवाले से लाहौर में जो वाक़या हुआ है, हमने देखा कि इसके बाद वो उन्होंने फ़ौरन से इस पर एक्टिवली काम किया, तमाम DCs को ये ऑर्डर दिए कि ऐसा कोई वाक़या उनके शहर में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, अगर आपने लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी ली हुई है तो उसके लिए अमली इक़दाम उठाने चाहिए, और हम देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। जिस तरह हमने देखा कि वो जो उनकी मीटिंग थी वो मीडिया के ऊपर टेलीकास्ट होती हुई देखी, और वो इंतहाई सख्त मैसेज था तमाम लोगों के लिए। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो उनके लिए तो मैसेज था ही, मीडिया पे ऑनर करने का मतलब 2 थे कि जो सिविल सर्वेंट हैं ये वहाँ पर पब्लिक सर्विस के लिए मौजूद हैं, और एक तो आवाम को पता हो कि ये हमारी सर्विस के लिए यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो कि उनकी सर्विस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या ड्यूटी शामिल है। लेकिन एक बात मुझे गवर्नमेंट से जो है वो कहीं शिकवा रहेगा, या थोड़ी सी ये गवर्नमेंट को भी शायद किसी लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तमाम तर कामों की जिम्मेदारी जो है वो फिक्स की जाए। ये नहीं है कि अगर सुथरा पंजाब काम नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी DC की है या AC की है। अगर एजुकेशन में कोई मसला आ गया, चलें ये तो चेयरमैन होते हैं वहाँ पर, हेल्थ के भी पर्सन जो है वो डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर जो है वो वासा की जो है वो गफलत है तो वो भी DC पे डाल दी जाए, अगर कहीं पर टाउन प्लानिंग की गफलत है तो वो भी DC पे डाल दी जाए, अगर कोई तहसील लेवल का है और वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की MC की कहीं गफलत है तो वो भी AC पे डाल दी जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है और चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। जब आप फिक्स करेंगे और एक काम का एक बंदा जिम्मेदार होगा तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें और भी स्मूथ हो जाएंगी। जिस तरह अभी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा अहम इनिशिएटिव लिया गया है कि जहाँ जहाँ पर भी जो है वो वाटर पाउंड्स मौजूद हैं उनकी निशानदही की जाए। लेकिन अब देहातों के अंदर आप कितने ही वाटर पाउंड्स की निशानदही कर लेंगे। तो ये इसके लिए क्योंकि चीज़ें बेहतर हो रही हैं,
इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, ताकि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी को काम करने के लिए आसानी और उसके साथ साथ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, दूसरी जानिब जो पब्लिक जो अवाम हैं, जो लोग हैं, उनमें शऊर उजागर करने की भी ज़रूरत है कि आपने मसाइल को इस तरह हल करना है। बिल्कुल इसी तरह से ये दो एंटिटीज़ हैं, अगर एक साथ मिलकर काम करेंगी तो बड़ा खुश आइन तौर पे हम चीज़ों को हल होते हुए दिखाई देंगे हमें। अली अकबर साहब, यहाँ पर जैसे भी हम मैन होल के हवाले से बात कर रहे थे, तमाम लोगों को ऑर्डर्स भी दिए गए और ये बात की गई झंग में इस हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से, और जहाँ जहाँ मैन होल अगर मौजूद हैं उन्हें बंद करने के हवाले से क्या क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम देखते आए हैं कि माजी में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन जब वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं उसके बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि काश हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए। वक्त रहते हुए चीज़ों को प्लान करने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। अगर आप मैन होल की बात करें तो मैडम की तो ये 2 दिन पहले जो एपिसोड हुई है, मैडम की डायरेक्शन में 2 माह पहले की थी। तो जितने भी हमारी एमसीज़ हैं, वासाज हैं, वो सिर्फ मैं झंग की नहीं बात कर रहा, जो बाकी भी तहसील हैं जिसमें हमारी 18 हज़ारी है, जिसमें हमारा शोरकोट है, PCL है, तो डेली बेसिस पे हमने मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हुई हैं। तो SOP ये है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको हमने कॉर्डन ऑफ करना है। तो वो भी अब हम करने जा रहे हैं। पहले हम बोर्ड लगा देते थे, रात को अनअटेंडेड छोड़ देते थे, अब बंदे की ड्यूटी लगा दी है, जो रात को काम नहीं हो रहा होगा, एक तो कॉर्डन ऑफ होगा और सर्च लाइट्स हमारी होंगी, क्योंकि कहीं पे गुजरते हुए कोई कम्यूटर है, कोई पैदल चलने वाला है, कोई कहीं उस जो डिश में या गड्ढे में गिर ना जाए। तो अगर हम अपने हर एक की गटर के ढक्कन की जियो टैगिंग की हुई है, तो इश्यूज़ हमें आते हैं, जो हैवी ट्रैफिक होती है, गुजरती है, टूटते भी हैं। फिर एक अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ना एक ये चीज़ है कि आप जो नई चीज़ लगाते हैं उसको चोरी भी करना होता है। तो बड़े ज़्यादा जो झंग के अंदर ये केसेस भी हैं, 2-3 हमने FIRs भी करवा दी हैं कि हमने सेफ सिटी के ज़रिए लोगों की, या रात के 2-3 बजे 4 बजे पैर में लोग आते हैं, वो ढक्कन उठा के ले जाते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो सिर्फ हम जंग की जो कर रहे हैं, उसमें जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं, वो आपको पता है प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, हम उनकी भी रैकी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है हम उन तक भी जाएँ। हमारे पास एक फाटा की सोसाइटी, उसका तकरीबन 600 से 700 ढक्कन ही था। हमारी कोशिश थी कि कोई, हम चाहते हैं कि जानवर भी ना उधर गिरे तो उसका भी कोई जख्मी हो, लेकिन ये डे टू डे प्रोसेस है। इसमें हम तो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बड़ी एहसन तरीके से कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश भी होगी, जो उस मोहल्ले में रहता है, जो शहर का वासी है, जो उस मोहल्ले का वासी है, उसकी भी ये जो पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि वो निशानदेही हमें करे। हमने अपने पोर्टल के ऊपर अपना नंबर दिया हुआ है, सोशल मीडिया पे नंबर दिया हुआ है कि कोई भी है वो प्लीज़ हमें बताएं। बिल्कुल इसी तरह से फ़ायदा बहुत हुआ है। शहरियों के जो अगर हम बात करें अवेयरनेस के हवाले से, शहरियों के रोल के हवाले से, हमेशा वही कौम तरक्की करती है जिसमें शहरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और हुकूमत जो है अपने इनिशिएटिव्स को लेकर बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही होती है। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CT@10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं तारीख़ी शहर झंग के हवाले से, झंग की डेवलपमेंट, झंग के मसाइल और आवाम का क्या रद्द अमल है इन तमाम चीज़ों पर, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो इक़दाम लिए जा रहे हैं। किसी भी सोसाइटी में जो अहम और बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम होता है, वहाँ की तालीम होती है, और शहरी जब घर से बाहर निकलें तो उन्हें ये एहसास हो वो एक महफूज शहर में रह रहे हैं। रमज़ान मिर्ज़ा साहब ये भी बताएं कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि झंग के बेशुमार मसाइल हैं जो कि हल होते हुए दिखाई दिए। आप फील्ड में भी मौजूद होते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से भी मिल रहे होते हैं, तो अभी की सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, साथ फीडबैक होता है, फिर साथ ही साथ इक़दाम जो है वो बेहतर तौर पे होते हैं। मौजूदा मसाइल किस तरह से? मौजूदा मसाइल जो हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो रहा है। झंग शहर के अंदर रहते हुए अगर हम देखें तो लारी अड्डे की डेवलपमेंट एक इशू था, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और जो ज़ाहिरी तौर पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बेहतर हो रही है। और हम बार बार हाईलाइट कर रहे थे पुराना चंडोट रोड और दारुस्कीना रोड, पुराना चंडोट रोड के ऊपर भी काम शुरू हो गया। शहर के अंदर जो ज़ाहिरी तौर पे इस वक्त मसाइल नज़र आते हैं ना, वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट का मसला है कि वहाँ पर सनत के फ़रोग के लिए सरकारी सतह पे अभी तक उस तरह की हमें कोई पेशरफ्त डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है वो ये है कि जो तंग गलियाँ बाज़ार हैं, पीरा फोर्स बड़े मुनज़्ज़म और बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे काम कर रही है, तो वहाँ पर शायद ऐसा लगता है कि शायद उसकी गलियाँ बाज़ार
खोलने के लिए, खुला करने के लिए शायद आधा शहर गिराना पड़ जाए। सही। उसके लिए गवर्नमेंट की सतह पे कोई ठोस कीमत अमली बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें कि जो दूर दराज शहर के अंदर के स्कूल और जो टाउन्स के अंदर स्कूल हैं उनकी सूरत हाल बेहतरीन है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिस तरह सर बता रहे थे कि थल के इलाके भी उसी में शामिल हैं, दरिया के इलाके भी उसी के अंदर शामिल हैं। तो उनके लिए भी गो के वो 229 स्कूल के करीब उनकी तादाद बताई जाती थी, और उसमें जो वहाँ पर NGOs हैं और हुकूमत पंजाब के ताउन से उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम चल रही है। तो इसके लिए भी, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर सैलाब का ख़तरा है, तो एक ठोस कीमत भी बनाकर इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने एक चीज़ और देख रहे हैं कि वहाँ पर इरोजन हो रही है, कटाव हो रहा है दरिया में तेज़ी से, चूँकि दरिया को रोका तो जा नहीं सकता। आप रावी आपने देख लिया लाहौर में क्या किया उसने, और जनाब तो उससे अच्छा खासा बड़ा दरिया है, और वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर 2 दरिया आके मिलते हैं, और अगर वहाँ पे कटाव होता है तो वो कई एकड़ ज़मीन जो है वो घंटों में खाना शुरू कर देता है। तो इन सब के लिए इसके लिए बहुत बड़े फंड्स जो हैं वो दरकार होंगे। तो इसको सोचने की हमें ज़रूरत है कि सैलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फ्यूचर प्लानिंग करें। बिल्कुल इसी तरह से है। अब वेदर की सेवेरिटी जो है ना वो बहुत चेंज हो गई है। आपने देखा है कि विंटर जो है वो हमें बड़ी शदीद दिखाई दे रही होती है, समर बड़ा शदीद दिखाई दे रहा होता है, और मानसून के हवाले से इस साल भी ये बात की गई है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और साल 2025 का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो झंग ने तारीख का बदतरीन सैलाब देखा है। अली अकबर साहब, इस पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फ्लड 2025 के हवाले से बात करें, ये कितना बड़ा चैलेंज था, इसे किस तरह से रिहेबिलिटेशन पे काम किया गया, इस हवाले से बताएं, और फ्यूचर में इन तमाम चीज़ों के लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर फ्लड की आप बात करें तो जो हमारे पास तकरीबन आप समझ लें कि 3 स्ट्रीम्स में जो है ना जी पानी आया है। पहले 50,000 क्यूसेक, 50,000, फिर लाख। फिर झंग ने अनप्रेसिडेंटेड फ्लड देखा है, 8,75,000 क्यूसेक जो झंग ने देखा है। तो झंग इज़ द मोस्ट वल्नरेबल आप समझ लें कि शहर है कि जो 2 दरियाओं से हिट होता है, बल्कि अब तो तीसरे दरिया से भी हिट है। वो हमारी आखिरी तहसील थी, वो रावी से हिट हुई थी। आपने देखा रावी का तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो प्रोएक्टिवली जो सबसे अच्छा हमने काम किया, वो उसमें सारी पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट थे, लोगों की हमने मौसर स्टार्ट में इवैक्यूएशन की। इवैक्यूएशन से ये हुआ कि अल्लाह का ये शुक्र है, ये जो 2 दफ़ा हमारे पास फिर 5.5 लाख का रेला आया, कोई हमारे पास कैजुअलिटी नहीं है। वो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन भी है, वो कैटल लॉस भी है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज था। PDMA की हमें बड़ी सपोर्ट रही, CM साहबा का विज़न हुआ, बाकी हमारे पास विजिट होते रहे, हमने लोगों को हाउस किया, कैंप इस्टेब्लिश किए। फिर जिस तरह पानी ख़त्म हो गया, जो सबसे अच्छा हमने काम किया, वो भी मैं क्रेडिट दूंगा अपने कमिश्नर साहब को, हमने टीम्स बनाई। हमने सबसे ज़्यादा आपका होता है कि खुदा न खास्ता कोई आउटब्रेक ना हो जाए, मलेरिया की, डायरिया की। जो हमारी हेल्थ टीम थी, जो क्लिनिक ऑन व्हील से हमने गाड़ियाँ अपनी जो फैसलाबाद से भी मंगवाई, डॉक्टर भी फैसलाबाद लाइट 1 और लाइट 2 से हमारे पास एक मारे हैं। तो एक गांव जाके वो स्प्रे हमने किया कि डेंगू खुदा न खास्ता ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आउटब्रेक है। जो और दूसरा जो हमने बड़ा अच्छा काम किया, वो भी कमिश्नर साहब की, हमारे कमिश्नर साहब की डायरेक्शन थी। वो जितने भी लाइफस्टाइल के जितने हमारे डॉक्टर्स थे, जो हमारे नीचे जो वर्कर्स थे, एक डेरे पे जाकर उन्होंने जानवरों की वैक्सीनेशन की है। तो फिर एक चैलेंज था रिहेबिलिटेशन का। उसमें 5 जो हमारे महकमे थे, जिसमें हमारी पाक फौज भी थी, सर्वे हुआ। तकरीबन 69,000 प्लस लोगों का सर्वे है, जिसमें उनकी हाउस डैमेज थे, उनकी क्रॉप डैमेज थी। अभी तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 29,000 लोगों को जो फ्लड रिलीफ का जो आना था, और बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से वो बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए दे रहे हैं। तकरीबन 1 अरब और 45 करोड़ तक अभी तक लोगों को दे दिया गया है। जो अभी हमारा बड़ा चैलेंज होगा, वो अभी फोरकास्ट है कि 15 से 20% बारिशें ज़्यादा होंगी। तो उसमें हमारे कुछ ज़िम्मेदारा बंद होते हैं, कुछ हमारे प्रोटेक्टिव बंद हैं। आप जंग की अगर देखें तो उसके 12 प्रोटेक्टिव बंद बनते हैं। एक जो जंग की जिस तरह कह लें कि जो बाईपास भी बनता है, वो उसका प्रोटेक्टिव बंद भी है। खुदा न खास्ता बारिशें ज़्यादा होती हैं। 8,75,000 को अभी हमने जो है ना जी झेला है। और ये फ्लड भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा है। अनएक्सपेक्टेड था, और पता नहीं है कि वो इंडिया की तरफ से भी पानी आ जाए। आपकी जिस तरह मानसून का आपको पता है, पैटर्न वेदर का बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो अनफोर्सीन तरीके से बारिशें हो जाती हैं, और बारिशें भी होती हैं 24-25 घंटे एट स्ट्रेच होती हैं।
तो उसके लिए अभी फ़ंड्स की तो ज़रूरत हमें होगी। उसके लिए हमने ऑलरेडी PDM में को सेक्रेटरी इरीगेशन को लिख दिया है। एक तो जो हमारे प्रोटेक्टिव बंद हैं, एक दफ़ा दोबारा इनकी ओवरऑलिंग हो जाए। जो हमारे ज़मींदारा बंद हैं जो हमारे ब्रीच हुए हैं उनकी अभी बिफोर टाइम कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़े लॉस से भी बच जाएंगे। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया था वो है आपका हेड त्रिमू था, उसकी एक्सटेंशन होगी। तो जब भी सैलाब आता था 5-6 लाख क्यूसेक का, आपकी 18,000 की तहसील जो आपकी जो अर्बन आपकी पॉपुलेशन है वो भी पूरी बुरी तरह डैमेज होती थी। इस दफ़ा अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया, जो हमारे बड़े शहर थे उधर पानी नहीं गया, लेकिन डेफिनेटली 308 हमारे मोहताजात थे। बिल्कुल 308 मीन्स अलॉट, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा जंग आपका पानी के अंदर था और 15-20 दिन वो पानी के अंदर रहे। तो लॉस डेफिनेटली हुए हैं, लेकिन जो एक फियर था, एक खौफ था, उससे हमें अल्लाह ने बड़ा जो है ना, एक टीम एफर्ट थी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, गवर्नमेंट का फुल स्टांस था, सारे अदारों की आपस में बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन थी, गाइडेंस बहुत अच्छी थी। बिल्कुल तो बड़े कहीं अच्छे पर हमें तरीके गैप से महसूस नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन एवैक्यूएशन का अमल बड़ा तेज़ी से किया गया, फिर उसके बाद रिलीफ का अमल हमने देखा कि यहाँ पर भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, फिर रिहैबिलिटेशन पे भी बड़ा अच्छा इकदाम किया गया। हमने देखा कि हमें लग रहा था कि जैसे जिस तरह वो आज़ादी के वक्त की माइग्रेशन हो रही थी ना, इस तरह हमने वहाँ पे माइग्रेशन होती देखी और वाकई ही हम परेशान भी थे। और सबसे अहम बात यह है कि जंग के पास सिर्फ 3 दिन 72 घंटे का स्पेस है, टाइम स्पैम है, और उसके अंदर इंतज़ामिया ने अपने इंतजामात को हतमी शक्ल देनी है। क्योंकि जब पानी वहाँ पे पहुँच आता है, इंडियन बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो गया, फिर उस वक्त पानी की मेजरमेंट का अंदाज़ा होना शुरू होता है कि पानी कितना बड़ा है। तो लोग भी परेशान थे कि वो अपने घर बार जानवर छोड़ के कैसे जाएँ। और आखिरी लम्हे तक हमने देखा कि जो बंद था उसको ब्रीच करने के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि इसको ब्रीच करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, मुझे वो वक्त अच्छे से याद है, उन्होंने कहा कि हम ब्रीच ज़रूर करेंगे लेकिन अभी नहीं, जब हमें ज़रूरत महसूस होगी हम करेंगे। और पानी वहाँ पे स्कैटर्ड हुआ, और आप ये देखें कि लगभग कोई 20-25 किलोमीटर वो चौड़ा रेला है पानी का, और वो तवील है, कुछ 60 किलोमीटर लंबा है, और उसकी हाइट जो है वो 4 से 5 फुट है। वो जहाँ जहाँ गुजर रहा है वो तबाही मचा रहा है। था रमज़ान मिर्ज़ा साहब, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। लोगों को जो रिहैबिलिटेशन का काम है वो आज भी ये बात जो है वो मिसाली कायम है कि जंग ने तारीख का बदतरीन सैलाब तो देखा, लेकिन एक क्लियर विजन के साथ इन्हें रिजॉल्व भी होते हुए देखा। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं तारीख के अहम शहर जंग के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि फ़्लड का जो निज़ाम था और फ्लड जिस तरह से शहर से गुजरा, लेकिन इसे प्रॉपर एक इंतज़ामिया तरीके से और तमाम तर चीज़ों को, चैलेंजेस को टैकल करते हुए हमें इन तमाम मामलों को देखा। लेकिन इसके साथ साथ अगर शहर की तारीख़ के हवाले से बात करें, तहज़ीब के हवाले से बात करें, तो ये शहर बड़ी अहमियत का हामिल है। हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव ले रही है। वो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से वो कहते हैं कि ये तारीख़ का विरसा है। इसी तरह से जंग जो है वो तारीख़ी ख़जाना है, इसे संभालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अली अकबर साहब, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप जंग को किस तरह से देखते हैं और इस हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? चलिए, जंग में एक तो जिस तरह मैंने बताया ना कि माई हीर साहबा का दरबार है, इसको लैंड ऑफ रोमांस भी कहते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो हमारा जो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो देख रहा है। एक हमने रिक्वेस्ट की थी, ये जो हमारे अभी कमिश्नर फैसलाबाद है, ये सेक्रेटरी टूरिज़म थे, इन्होंने हमें बड़ी एक अच्छी स्कीम दी। वो हमारा है वो बोटिंग क्लब के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, वो हमारा हेड त्रिमू है कि वो समझ लें कि हमारा जो इंटर प्रोविंशियल रोड है, जो DI खान से लोग आ रहे हैं, जो DG खान से आगे से लोग आ रहे हैं, उसी रोड्स के ज़रिए आते हैं। तो एक तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगर वो स्कीम हमें मिल जाती है। फिर आपकी जो तीसरी सबसे बड़ी जो आपकी अट्रैक्शन है वो दरबार है। उसमें सुल्तान बाहू का दरबार है, उसमें पीर अब्दुर्रहमान का दरबार है, उसमें शाह जून है। ये बहुत बड़ी गद्दियाँ हैं, बहुत यानी कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और जो चौथी चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे पास थल है। तो अभी 2021 से पहले इधर जीप रैलीज होती थी, वो बक्कर से, वो जंग से, वो लिया से, मुजफ्फरगढ़ एंड सो ऑन आगे रेंगर खां तक जाती थी। ये टूरिज़म की तो बहुत ज़्यादा, अगर हम चाहें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल भी है, स्पेस भी है। टूरिज़म डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट भी किया है। एक तो उनका TDC भी डिपार्टमेंट देखता है कि एक तो थल जो रैली है उसको
जिस तरह बाकी ज़िलों को इजाज़त मिलती है, भावलपुर में बहुत अच्छी रैली होती है, लोगों के लिए इकॉनमी जनरेट होगी, तो वो हम लेके आना चाहते हैं। बोटिंग क्लब लेके आना चाहते हैं। हमारे पास 2 दरियाएँ हैं, हेड-त्रीमू हैं, उधर बोटिंग क्लब बन जाए, लोग आएंगे, एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा और एक लोगों के अंदर जो एक तफरी वाला होगा। जो सबसे अहम चीज़ है, जंग में अभी हमने जिमखाना क्लब के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू किया। आपका जंग फैसलाबाद का जिमखाना क्लब तो बहुत बड़ा है, चिनाब क्लब जो, तो उधर अब हम जिस तरह म्यूज़िकल प्रोग्राम थे, अभी हम एक वर्टिकल टावर बनाने जा रहे हैं कि जिसमें लेडीज़ का जिम अलहदा होगा, हेल्थ क्लब अलहदा होगा, सिनेमा अलहदा होगा, सैलून अलहदा होंगे, कि उधर की जो ख़वातीन हैं उनके लिए जितनी मेल हजरात को आप समझती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जा सकते हैं। जिस तरह हम पार्क्स लेके आ रहे हैं, 2 अभी हमने बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क्स बनाए हैं। अभी इंशाल्लाह हमारी वो तहसीलें भी ऐसी हैं जिधर एक एक पार्क बनी है। 18 हज़ारी में एक हम पार्क बनाने जा रहे हैं, उधर हमारा बड़ा तेज़ी के साथ काम जारी है। हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। मैं ये नोटिस करती हूँ कि जंग के लोग जो है ना वो बड़ा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं तफरी मकामात के हवाले से। अब जश्न बहारा के फेस्टिवल के हवाले से अगर 2025 के बारे में बात करें, क्या खूबसूरत फेस्टिवल किया, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि इस शहर के लोग चाहते हैं कि तफरी मकामात भी हों, पार्कों की बहाली भी हो, और इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। रमज़ान मिर्ज़ा साहब, आप टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जंग को किस तरह से देखते हैं? जंग जो है, मैं समझता हूँ फैसलाबाद डिवीज़न का सबसे बड़ा हब है टूरिज़म पॉइंट। गद्दियाँ तो उन्होंने बताई कि वो है, और अगर वहाँ तक हम कोई ना कोई टूरिस्ट पॉइंट जो है वो औकाफ के ज़रिए मैनेज कर सके तो बहुत अच्छी बात है। त्रिमू बराज वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, और मैं देखता हूँ वहाँ पे लोग आते भी हैं। जो सबसे बड़े 2 टूरिस्ट पॉइंट हो सकते हैं, एक जो है वो मुकामी सतह पर माई हीर का दरबार है। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। अगर वो वाकई एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट दरबार बन जाए तो, और हम उसके ऊपर फिर उसकी जो है वो कहते हैं एडवर्टीज़मेंट भी करें, बताएं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए। दूसरा जो है वो वहाँ पर मौजूद जो गुरुद्वारा नानकसर है, वहाँ पर सिखों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन पैदा की जा सकती है। और अगर वो हम ना सिर्फ वो टोबा रोड जो है वो डेवलप होगा, जो वो नानकसर गांव है वो डेवलप होगा, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। इंग्लैंड से, अमेरिका से और इसके साथ साथ कनाडा से सिख वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पर भी एक अट्रैक्शन पैदा की जा सकती है। मेरी आप लाइव शो में आपसे ज़रूर गुजारिश है कि ये माई हीर के दरबार और गुरुद्वारा नानकसर को जो है वो डेवलप करने के लिए बिल्कुल ये होना चाहिए। गुरुद्वारा नानक साहब की आप बात कर रहे हैं, इसकी जो हमारे रमेश अरोड़ा साहब हैं, जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें स्कीम दे दिया, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द विजिट भी कर रहे हैं। और उधर जो गुरुद्वारा जो आप नानक साहब की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह उधर भी हम स्कीम लेके आ रहे हैं। उनका वो एक पॉन्ड एरिया होता है जिसको बिल्कुल वो सामने है, वो सामने मौजूद है, गार्डन है, वो इंशाल्लाह हम उसको रिहेबिलिटेट जो असल हालत में करने जा रहे हैं। वो रिहेबिलिटेशन हो गई ना तो यकीन करें वो एक खूबसूरत किस्म जंग का एक नाम होगा। कि जिस तरह हम ये बात करते हैं ना, ये जो ननकाना साहब है और इसके साथ साथ हो गया हसन अब्दाल, और इस तरह तो जंग भी उस कैटेगरी में फिर शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, जंग ज़मीनी ज़रखेज़ी के हवाले से सबसे सर फहरिस्त आता है। दरिया जो हैं, दरिया की ज़मीन है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब चीज़ों को, आधी चीज़ें तो प्लान हो गई हैं, अब फर्दर भी इन तमाम चीज़ों को बड़ा प्लानिंग के तौर पे लेकर चला जाए। अकबर साहब, आपकी अगर हम सर्विसेज के हवाले से बात करें, हमने देखा है कि आपकी 17 ईयर की सर्विसेज बड़ी खूबसूरत रही हैं, जहाँ पर भी आप गए हैं बड़े आपने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपने अपनी एजुकेशन का आगाज़ कब से किया? जी, एजुकेशन तो वे बैक अब अर्ली 80s की बात है। तो अपने मेरा गांव है बनी के तारड़ जी, हाफिज़ाबाद के अंदर। मेरी जो बेसिक आपकी एजुकेशन है मैटर कि वो मेरे अपने गांव के सरकारी स्कूल से है। फिर देन आई शिफ्टेड टू FC कॉलेज लाहौर, तो उधर से मैंने BSc की। फिर मेरा शौक़ था कि मैं जो है ना मीडिया मैनेजमेंट में हूँ, तो मैथ कम्युनिकेशन में मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से 2003 से 7-5 वाला मेरा सेशन है, रेगुलर सेशन है। फिर मैंने अपने अब्बा जी को कहा कि जी मैं करंट अफेयर में ना जी हो गया हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर हो गया हूँ। PTV में मेरी इंटर्नशिप थी। अब्बा जी क्या कि की दसेंगा पिंड कि वो क्या होता है, तो वो उनकी बात थी। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, साढ़े पिंड में हमारा गाँव बड़ा मिसाली गाँव है बनी के तारड़। तो बिफोर पार्टीशन में भी लोग जो है ICS अफसर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी लोग जो उसकी एक मिसाल दी जाती है गांव में ना जी, फर्टाइल माइंड ऑफ लैंड बोली जाती है मेरे गांव को। तो फिर हम कंपटीशन में आ गए। वो फिर 2007 में रिजल्ट इधर लिखा था तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में आ गया। तो सफ़र
आज तक अभी जारी तक है। आपने अपनी सर्विसेज किस इलाके में सबसे ज़्यादा एंजॉय की है, जहाँ पर आपको लगा कि हाँ यहाँ पर मुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस इलाके को, और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम को भी, और यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों के साथ काम करके वाकई मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो यहाँ पर ज़रूरत काम की ज़्यादा थी। मैंने तकरीबन 7 से 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सर्व किया है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, EDCR गुजरांवाला, फिर DC बकर, फिर अब DC ये आपका जंग, तो वेरीज करती रहती हैं। लेकिन काम का अल्लाह का मुझे शुक्र है कि मुझे पैशन भी है कि जो काम हो, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, डेफिनेटली होंगी, पहले भी होंगी, पहले भी हुई होंगी, अब भी होंगी, लेकिन कोशिश होती है कि जिस काम को पकड़ें उसको अल्लाह के फजल करम के बाद उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं। तो जंग आपको पता है कि बड़े वर्सटाइल लोगों की ये सरज़मीन है। मुझे तकरीबन अब 16 माह होने को हैं। मुझे जंग में सर्व करते हुए बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इधर चैलेंजेस ज़्यादा थे। जिधर चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उधर फिर सर्व करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एवरी डे इज़ अ न्यू डे विद न्यू चैलेंजेस। वो एक चैलेंज को हम प्लग करते हैं तो दूसरा चैलेंज आ जाता है। तो लोग भी बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े मीठे लोग हैं, सराइकी वाले हैं, बड़े इधर आपने देखा होगा फोक गुलूकार पैदा हुए हैं, बड़े शायर पैदा हुए हैं, बड़े आप ये देख लें मजहबी स्कॉलर पैदा हुए हैं। तो एक वो ऐसी ज़मीन है कि एक वर्टाइल है और हर फील्ड के अंदर है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे आपका मजहबी तबका हो। तो ये हर लिहाज से जो है ना जी मुझे अच्छा लगता है जंग में, जब मेरी इंटरेक्शन होती है, डेली बेसिस पे मेरे विजिट्स होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गलियों मोहल्लों में जब सफाई करने जाता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करके मज़ा आता है। और जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है, लोग फिर बकअप भी करते हैं, लोग फील कराते हैं कि हम आपके अपने हैं। तो जंग में मुझे सर्व करके बड़ा अभी समझ लें कि मज़ा भी आ रहा है, लेकिन यस वो एक पेस अब बन गई है कि काम की जो रवानी है, तेज़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल। इजाफा पर साहब जब आप नेक नियति से काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी इलाके में जाते हैं इस इनिशिएटिव के साथ कि मुझे इस शहर की, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो आपको अपनाइयत जो है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा साहब, आप प्रोग्राम में आए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले मेरे जहन में था कि जंग बड़ा पसमानदा इलाका है, लेकिन जिस तरह से जंग को एक्सप्लेन किया गया, जिस तरह से जंग में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो ये बात दूर नहीं है कि जंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फ्यूचर प्लान्स भी हम लोगों ने जंग के डिस्कस किए, और वैसे भी गलतियाँ भी हर जगह मौजूद होती हैं, मसाइल भी मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम किसी को किस विज़न के तहत लेकर चल रहे हैं। एटलीस्ट जो मनसूबाजात हैं वो एक पाइपलाइन में या डायरेक्शन में मौजूद हैं। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।